सोचो दोस्तों, पैसों के मामले में हर इंसान की सोच अलग क्यों होती है। कोई शेयर मार्केट को एक तरह का जुआ मानता है तो कोई उसे अपनी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा रास्ता समझता है। कोई सिर्फ बैंक में एफडी करा के चैन की नींद लेता है, तो कोई रिस्की स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके करोड़ कमाने का सपना देखता है। अब सवाल यह है, कौन सही है और कौन गलत। इस सवाल का जवाब मॉर्गन हाउसेल अपनी किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले चैप्टर में देते हैं। नो वंस क्रेजी, मतलब पैसों के मामले में कोई भी पागल नहीं है। हर एक इंसान अपने अनुभव के हिसाब से फैसले लेता है। देखो, पैसा सिर्फ मैथ्स या नंबर्स का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी है। हमारी सोच, हमारे डर और हमारे एक्सपीरियंसेस का नतीजा। अगर किसी ने बचपन में गरीबी देखी है, तो उसके लिए एक एक रुपए की कीमत होती है। शायद वो जिंदगी भर रिस्क लेने से बचेगा। दूसरी तरफ, जिसने अपनी फैमिली को हमेशा फाइनेंशियली सिक्योर दिखा है या इन्वेस्टिंग कल्चर में पड़ा हुआ है, वो शेयर मार्केट में कॉन्फिडेंट होगा और बड़े रिस्क लेगा। अमेरिका का एक एग्जाम्पल लो। 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, उस समय जिन लोगों ने अपनी फैमिलीज को स्ट्रगल करते देखा, उनके लिए स्टॉक मार्केट हमेशा एक खौफ की चीज बन गई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सेफ ऑप्शंस में पैसा लगाया। लेकिन 1990s में जिस जनरेशन ने टेक्नोलॉजी बूम देखा, उन्होंने शेयर मार्केट को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी माना और वहां से बड़े रिटर्न्स कमाए। इंडिया में भी ऐसा ही हुआ। 2008 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद मिडिल क्लास फैमिलीज में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि शेयर मार्केट जुआ है। लेकिन वही दूसरे लोग, जिन्हें बाद में रिकवरी और ग्रोथ दिखी, उन्होंने मार्केट को एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। अब बताओ, दोनों ग्रुप्स अपने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बिल्कुल सही थे। कोई भी पागल नहीं था। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि हमें कभी भी किसी और के फाइनेंशियल डिसीजंस को जज नहीं करना चाहिए। अगर कोई सिर्फ सोना खरीदता है तो वो अपने अनुभव के हिसाब से सही है। अगर कोई एफडी में पैसा रखता है तो उसके लिए वो लॉजिकल है। और अगर कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए वो समझदारी है। मतलब हर डिसीजन एक कहानी से आता है और हर कहानी अपने तरीके से सही है। तो दोस्तों, अब आप खुद से पूछिए, आपकी फाइनेंशियल सोच किस एक्सपीरियंस से बनी है। आप पैसों को लेकर सेफ प्लेयर हो या रिस्क लेने वाले? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे लक और रिस्क आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बदल देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगला चैप्टर तुरंत मिल सके। दोस्तों, पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये जिंदगी का भी खेल है। और जिंदगी में एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है लक और रिस्क। हम अक्सर सोचते हैं कि जो भी हमारी जिंदगी में होता है वो सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा है। लेकिन असल में आप जितने भी इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग या डिसिप्लिन्ड हो जाओ, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं। कभी वो आपको सक्सेस की तरफ पुश करती है और कभी आपको नीचे गिरा देती हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसों के मामले में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही है कि हम सिर्फ अपनी मेहनत को या अपनी गलतियों को ही क्रेडिट देते हैं। लेकिन रियलिटी में फाइनेंशियल वर्ल्ड में सक्सेस और फेलियर के पीछे एक साइलेंट फोर्स छुपी होती है जो कभी दिखाई नहीं देती, और वो है लक और रिस्क। बिल गेट्स और केंट एवंस की कहानी। इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम सब बिल गेट्स का नाम जानते हैं, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, दुनिया बदली और अपनी वेल्थ के लिए मशहूर हुए। लेकिन अगर हम बिल गेट्स की स्कूल डेज की तरफ देखें तो एक छुपी हुई कहानी समझ आती है। बिल गेट्स एक ऐसे स्कूल में पढ़े जहां एक कंप्यूटर अवेलेबल था। अब आज के टाइम में तो हर स्कूल में कंप्यूटर होते हैं, लेकिन 1960-70s के टाइम पे ये एक रेयरिटी थी। अमेरिका के सिर्फ कुछ स्कूल्स के पास ही कंप्यूटर था। और उस वक्त बिल गेट्स के पास जो कंप्यूटर था उसने उन्हें प्रोग्रामिंग सीखने का चांस दिया। अगर बिल गेट्स एक नॉर्मल स्कूल में होते जहां कंप्यूटर ही नहीं होता, तो शायद वो माइक्रोसॉफ्ट बनाने का सपना भी नहीं देखते। मतलब उनकी सक्सेस सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस या हार्ड वर्किंग नेचर की वजह से नहीं थी, उसमें उनके एनवायरनमेंट का भी बड़ा रोल था। ये उनका लक था। लेकिन अब इसी कहानी का एक और एंगल सुनो। बिल गेट्स के स्कूल में एक लड़का था, केंट एवंस। ये लड़का भी उतना ही इंटेलिजेंट था जितना बिल गेट्स। एक्चुअली बिल गेट्स कहते हैं कि केंट एवंस उनका सबसे इंटेलिजेंट दोस्त था। दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाने का प्लान भी किया था। लेकिन एक एक्सीडेंट में केंट एवंस की मौत हो गई। मतलब एक अनलकी इवेंट ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। अगर वो जिंदा रहता तो शायद आज हम उसका नाम भी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर के रूप में लेते। ये था रिस्क। तो एक ही स्कूल में दो लड़के थे, दोनों ब्रिलियंट थे, दोनों में टैलेंट था, दोनों के पास कंप्यूटर एक्सेस था। एक दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना और दूसरा एक एक्सीडेंट की वजह से दुनिया से चला गया।
एक एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि सक्सेस के पीछे लक होता है और दूसरा एग्जाम्पल बताता है कि फेलियर के पीछे कभी-कभी सिर्फ रिस्क होता है। हमारी सोच की गलती। हम सब की आदत होती है कि हम सक्सेस को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम कहते हैं वो सक्सेसफुल है तो जरूर स्मार्ट होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसके सक्सेस में सर्कमस्टांसेस और टाइमिंग का भी रोल था। वैसे ही अगर कोई फेल हो गया तो हम कहते हैं ये इंसान गलत डिसीजन लेता है, लेकिन शायद उसने वही डिसीजन लिया था जो उसके सिचुएशन में बेस्ट था, लेकिन एक रिस्क ने सब कुछ खत्म कर दिया। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी सक्सेस के लिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और कभी अपने फेलियर्स को अपनी स्टूपिडिटी समझकर अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिंदगी में दोनों ही चीजें यानी लक और रिस्क एक साथ चलती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। चलिए कुछ रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं। 1990s में अमेरिका में टेक बूम आया। जिसने उस समय टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट किया, उन्होंने बहुत पैसा बनाया। लेकिन क्या उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा था? नहीं। बहुत सारे लोग बस लक की वजह से राइट टाइम पे राइट जगह इन्वेस्ट कर गए और मिलियनेयर्स बन गए। दूसरी तरफ 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखो। बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया था, लॉजिकली सही डिसीजंस लिए थे, लेकिन मार्केट क्रैश ने उनका सब कुछ डुबा दिया। मतलब उनकी इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम नहीं थी, रिस्क का फैक्टर डोमिनेंट हो गया। इंडिया में भी आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। 2003 से 2007 तक इंडियन स्टॉक मार्केट में बूम था। जिसने भी शेयर्स खरीदे उन्होंने पैसा बनाया। हर घर में लोग अपने आप को इन्वेस्टिंग जीनियस समझने लगे। लेकिन 2008 आते ही सब वाइप आउट हो गया। जिन लोगों ने अपने डिसीजंस को प्योर टैलेंट समझा था, उनको समझ आया कि एक्चुअली वो सिर्फ लक था। और जिन लोगों ने गलती से टॉप पे इन्वेस्ट किया था, उनको समझ आया कि कभी-कभी रिस्क का कोई इलाज नहीं होता है। ह्यूमिलिटी का इंपॉर्टेंस। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है ह्यूमिलिटी। मतलब अगर आप सक्सेसफुल हो तो अपने सक्सेस का पूरा क्रेडिट अपने आप को मत दो, थोड़ा क्रेडिट लक को भी दो। ये आपको ग्राउंडेड रखेगा। और अगर आप फेलियर फेस करते हो तो अपने आप को 100% ब्लेम मत करो। शायद उस वक्त रिस्क ज्यादा था और सर्कमस्टेंसेस खराब थे। ये आपको मेंटली स्ट्रांग रखेगा। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान का सबसे बड़ा क्वालिटी ये होता है कि वो अपने सक्सेस का पीछे के फैक्टर्स को समझता है। अगर वो समझ जाए कि लक भी एक रोल प्ले करता है तो वो एरोगेंट नहीं बनता। और अगर एक इंसान समझ जाए कि रिस्क एक हमेशा प्रेजेंट फैक्टर है तो वो अपने फेलियर से टूटता नहीं है। आपके लिए लेसन। अब सवाल है ये कि हमें इससे क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में हमेशा एक बफर रखना चाहिए। मतलब कभी भी अपना सब कुछ एक जगह इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि रिस्क कभी भी आ सकता है। दूसरा, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करो, लेकिन उसमें ओवर कॉन्फिडेंस मत लाओ, क्योंकि कल का दिन कैसा होगा कोई नहीं जानता। और तीसरा, दूसरों को जज करना बंद करो। अगर कोई इंसान फेल हो गया है तो शायद उसकी गलती कम थी और रिस्क बढ़ा था। और अगर कोई बहुत सक्सेसफुल हो गया है तो शायद उसका टैलेंट उतना ही था जितना आपका, बस उसके लक ने उसे ऊपर पहुंचा दिया। कंक्लूजन। तो दोस्तों ये था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। ये चैप्टर हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देता है कि जिंदगी में ना तो अपने सक्सेस पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ और ना ही अपने फेलियर से टूट जाओ, क्योंकि लक और रिस्क दोनों ही हमेशा हमारे साथ चलते हैं। आप बताइए, आपके फाइनेंशियल लाइफ में अब तक लक ज्यादा डोमिनेंट रहा है या रिस्क? मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए। और हाँ, अगला चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है नेवर इनफ। उसमें हम सीखेंगे कि पैसा चाहे कितना भी हो, इंसान को और ज्यादा क्यों चाहिए होता है। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास थोड़ा और हो, थोड़ा एक्स्ट्रा हो, ताकि जिंदगी और बेहतर बन सके। लेकिन एक अजीब सी बात है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, अंदर से लगता है कि अभी और चाहिए। यही है नेवर इनफ की सोच। और इसी चैप्टर में मॉर्गन हाउसल हमें दिखाते हैं कि कैसे पैसा और ग्रीड के चक्कर में इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। रजत गुप्ता और ज्यादा की भूख। इस बात को समझने के लिए एक रियल कहानी है। रजत गुप्ता एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन थे। वो दुनिया के टॉप एग्जीक्यूटिव्स में से एक बन गए थे। उनकी नेटवर्थ इतनी थी कि उनके आने वाली पीढ़ियों को कभी काम करने की जरूरत नहीं थी। मतलब उनके पास ऑलरेडी सब कुछ था जो एक इंसान चाहता है। लेकिन गुप्ता जी को लगा कि अभी और चाहिए। उन्होंने अपने ऑलरेडी अर्न्ड पैसों से संतुष्टि नहीं पाई। उस ग्रीड की वजह से उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया। मतलब इल्लीगल तरीके से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेके स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने की कोशिश की। रिजल्ट क्या हुआ? वो जेल चले गए।
सोचिए, जिसके पास दुनिया का सब कुछ हो, उससे भी लगता है कि इनफ नहीं है। और इसी सोच ने उनकी रेप्यूटेशन, उनका पैसा और उनकी फ्रीडम तक छीन ली। इनफ का मतलब क्या है? मॉर्गन कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा धन ये नहीं है कि आपके पास करोड़ या अरब रुपए हो। सबसे बड़ा धन है इनफ का एहसास। अगर आपके पास एक घर है जिसमें आप सुकून से रहते हो, एक गाड़ी है जो आपको कहीं भी ले जा सकती है, फैमिली की ज़रूरतों के लिए पैसा है और थोड़ा बचत भी है, तो समझिए आपके पास ऑलरेडी इनफ है। लेकिन जब आप अपने नेबर या दोस्त से कंपेयर करते हो, तभी लगता है कि मेरे पास कम है। कंपैरिजन ही वो आग है जो इंसान के अंदर नेवर इनफ वाली भूख जगाती है। कंपैरिजन की प्रॉब्लम। सोचिए, एक इंसान 50 लाख कमाता है और खुश है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका दोस्त 1 करोड़ कमा रहा है, उसकी खुशी खत्म हो जाती है। उसे लगता है कि वो पीछे रह गया। मतलब उसकी सेटिस्फैक्शन अपने पैसों से नहीं, दूसरे के पैसों से तय होती है। इसी वजह से दुनिया में चाहे लोग कितना भी कमा लें, उन्हें लगता है कि अभी और चाहिए। ये कंपैरिजन ही इंसान को कभी खुश होने नहीं देता। ग्रीड और रिस्क का रिश्ता। जब इंसान के पास इनफ का एहसास नहीं होता, तो वो ग्रीडी बन जाता है। और ग्रीड हमेशा रिस्क लेकर आती है। इंसान सोचता है कि अगर मैंने 10 लाख कमा लिया है तो अब 20 लाख कमाना है, और फिर 50 लाख। ये ग्रीड उसे ऐसे रिस्की डिसीजंस लेने पे मजबूर कर दी है जो कभी उसकी जिंदगी बना देते हैं, लेकिन अक्सर उसे नीचे गिरा देते हैं। इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में तो ये रोज होता है। इन्वेस्टर थोड़ा प्रॉफिट कमाता है लेकिन सेटिस्फाई नहीं होता। वो और ज्यादा चाहता है और अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। अगर लक साथ हो तो वो करोड़पति बन जाता है, लेकिन अगर रिस्क डोमिनेट कर गया तो सब कुछ खो देता है। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल। अब एक ऑपोजिट एग्जाम्पल लेते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं। आज उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन उनकी सिंप्लिसिटी देखिए। वो आज भी एक पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1950s में खरीदा था। वो अपना लाइफस्टाइल ओवर लग्जरी में ही बनाते। उनके पास इनफ का क्लियर डेफिनेशन है। उनका कहना है कि पैसा सिर्फ एक टूल है, जिंदगी जीने का पर्पस नहीं। इसलिए वो ग्रीडी डिसीजंस नहीं लेते। उन्होंने इनफ डिफाइन किया, इसलिए वो सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बन पाए। लॉटरी विनर्स का केस। एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च है। लॉटरी विनर्स जो एक दिन में करोड़पति बन जाते हैं, वो भी हमेशा खुश नहीं होते। उनके साथ ये होता है कि एकदम से लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। पहले उन्हें लगता है कि 5 करोड़ काफ़ी है, लेकिन थोड़ी देर बाद लगता है कि 5 करोड़ भी कम है। फिर 10 करोड़ चाहिए, फिर 20 करोड़। मतलब ग्रीड की भूख कभी खत्म ही नहीं होती। आखिर में कई लॉटरी विनर्स बैंकक्रप्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इनफ डिफाइन ही नहीं किया। आपके लिए लेसन। अब सवाल यह है कि हमें इससे क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले, अपनी जिंदगी में एक लिमिट फिक्स करो। मतलब आपके लिए इनफ का क्या मतलब है। अगर आपने अपने लिए एक लेवल फिक्स कर लिया जहां आपको लगता है कि अब मैं कंफर्टेबल हूं, तो आप ग्रीडी डिसीजन से बच जाओगे। दूसरा, कंपैरिजन से दूर रहो। हमेशा अपने आप को दूसरे से कंपेयर करोगे तो खुशी छिन जाएगी। आपको लगेगा कि जो मेरे पास है वो कम है, चाहे वो करोड़ ही क्यों ना हो। तीसरा, ग्रैटिट्यूड फील करो। जो आपके पास है उसकी वैल्यू समझो। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर सेटिस्फैक्शन आता है, और सेटिस्फैक्शन ही रियल वेल्थ है। पैसा चाहे कितना भी हो जाए, अगर हमने अपने लिए इनफ डिफाइन नहीं किया तो हमेशा कम लगेगा, और ग्रीड हमेशा इंसान को रिस्की डिसीजंस की तरफ ले जाती है। इसलिए अपनी जिंदगी में क्लियर करो, मेरे लिए इनफ का क्या मतलब है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो आप दुनिया के सबसे रिच इंसान बन जाओगे, चाहे आपके बैंक अकाउंट में कितना भी बैलेंस हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके लिए इनफ का क्या डेफिनेशन है? क्या आपको लगता है कि जो आपके पास है वो काफ़ी है, या आप हमेशा और चाहते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगला चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। उसमें हम सीखेंगे कि कैसी छोटी छोटी चीज़ें वक्त के साथ मिलकर बड़ा मिरेकल क्रिएट करती हैं। दोस्तों, पैसा बनाने का एक ऐसा राज है जो इतना सिंपल है कि हर किसी को समझ आता है, लेकिन इतना पावरफुल है कि जब उसका असर दिखाई देता है तो लोग हैरान रह जाते हैं। ये राज है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है पैसा अपने आप से पैसा बनाना। जैसे आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, उस पर 1 साल बाद 10,000 इंटरेस्ट बना। अगले साल आपको सिर्फ 1 लाख पर नहीं बल्कि 1,10,000 पर इंटरेस्ट मिलेगा। और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। धीरे धीरे ये छोटी सी ग्रोथ एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है कि लोगों को यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मॉर्गन हाउसल इसीलिए कहते हैं कि कंपाउंडिंग सिंपल होने के बावजूद कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ह्यूमन माइंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इमेजिन ही नहीं कर पाता।
सोचिए वॉरेन बफेट को। आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में उनका नाम आता है। लोग समझते हैं कि उनका टैलेंट उन्हें वहां ले गया, और बिल्कुल उनका टैलेंट भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन असली मैजिक उनके टैलेंट से ज़्यादा उनके टाइम में था। बफेट ने सिर्फ 11 साल की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी, और आज 90 साल की एज में भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कंपाउंडिंग को 80 साल का वक्त दिया। अगर वो 30 की एज में स्टार्ट करते और 7 तक रिटायर कर जाते तो वो शायद बिलियनर होते, लेकिन उनका नाम दुनिया के रिचेस्ट लोगों में ना होता। जो उन्हें सबसे अलग बनाता है वो है उनका पेशेंस और टाइम हॉराइजन। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा जादू तब समझ आता है जब हम छोटी सी ग्रोथ को लंबे ड्यूरेशन तक चलने देते हैं। जैसे अगर आप हर साल सिर्फ 10% रिटर्न पा रहे हो, तो पहले साल में 1,10,000 बनेगा। दूसरे साल में 1,10,000 बढ़कर 1,21,000 बन जाएगा। 10 साल बाद वो पैसा करीब 2,46,000 हो जाता है। मतलब आपका पैसा डबल से भी ज्यादा। लेकिन अगर वही ग्रोथ 30 साल तक चली तो पैसा 17 लाख बन जाता है, और अगर 50 साल तक चले तो वही 1,01,00,000 से भी ऊपर पहुंच जाता है। समझने वाली बात यह है कि ग्रोथ परसेंटेज वही रहता है, लेकिन टाइम बदलते ही रिजल्ट अनइमेजिनेबल हो जाता है। इसी वजह से आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां वंडर कहा था। उन्होंने कहा था कि जो कंपाउंडिंग को समझता है वो पैसा बनाता है, और जो नहीं समझता वो पैसा खोता है। यही रीजन है कि लोन और क्रेडिट कार्ड का डेट लोगों की लाइफ खराब कर देता है, क्योंकि इंटरेस्ट भी कंपाउंड होता है। आप सोचते हो कि छोटी सी ईएमआई या छोटी सी इंटरेस्ट रेट है, लेकिन सालों में वो एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। इंसान का दिमाग शॉर्ट टर्म सोचने के लिए बना है। हमें लगता है कि अगर एक साल में रिजल्ट नहीं दिख रहा तो शायद कुछ काम ही नहीं कर रहा। इसी वजह से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके 2 साल बाद रिजल्ट ना देखकर पेशेंस खो देते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन असल मैजिक तो 10, 20, 50 साल बाद होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमेशा धीरे शुरू होती है, और फिर एक वक्त आता है जब कर्व शूट करता है। एक चाइनीज बैम्बू ट्री का एग्जाम्पल लो। जब आप इस ट्री को लगाते हो तो पहले 5 साल तक जमीन के अंदर ही ग्रोथ होती है। आपको ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन 5वें साल के बाद वो सिर्फ कुछ हफ्ते में 80-90 फीट तक बढ़ जाता है। कंपाउंडिंग भी वैसी ही है। पहले लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर प्रोसेस चल रही होती है। फिर एक दिन आपको बड़ा जंप दिखाई देता है। इसीलिए इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल इंटेलिजेंस या नॉलेज नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। जो लोग पेशेंस नहीं रखते वो अपना पैसा जल्दी निकाल लेते हैं और कंपाउंडिंग का मैजिक मिस कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है जो पैसा इम्पेशेंट लोगों से लेकर पेशेंट लोगों को दे देता है। सोचिए अगर कोई इंसान 25 की एज से 35 तक हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे और फिर बंद कर दे, और उसके बाद उसका पैसा कंपाउंड होता रहे, तो रिटायरमेंट तक वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा बन जाएगा। और एक दूसरा इंसान जो 35 की एज में शुरू करता है और 60 तक इन्वेस्ट करता है, मतलब उसने ज़्यादा पैसा डाला, लेकिन उसका रिजल्ट पहले वाले से कम होता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पहले वाले ने कंपाउंडिंग को ज़्यादा टाइम दिया। मतलब कंपाउंडिंग में पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं होती, नॉलेज में भी होती है। अगर आप रोज थोड़ा पढ़ते हो, थोड़ा सीखते हो, तो सालों बाद वो नॉलेज एक ऐसी स्ट्रेंथ बन जाती है जो आपको दुनिया में अलग बना देती है। रिलेशनशिप्स में भी कंपाउंडिंग होती है। रोज थोड़ा ट्रस्ट, थोड़ा प्यार ऐड करोगे तो एक दिन रिलेशन रॉक सॉलिड बन जाता है। अगर ट्रस्ट तोड़ दिया तो नेगेटिव कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है। यही रीजन है कि मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कंपाउंडिंग सिंपल है, लेकिन ह्यूमन माइंड के लिए कंफाउंडिंग है। हम लीनियर सोचने की आदत के मारे हैं, इसलिए एक्सपोनेंशियल सोच समझना मुश्किल हो जाता है। और जब तक हम पेशेंस के साथ इसे चलने नहीं देते, हमें उसका मैजिक समझ ही नहीं आता। तो लेसन ये है कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो अर्ली स्टार्ट करो, पेशेंस रखो और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो। एक छोटी सी कंसिस्टेंट ग्रोथ आपके फेवर में डेकेड्स तक चलती रहे तो एक दिन वो अनइमेजिनेबल वेल्थ में बदल जाती है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने अपनी लाइफ में कभी कंपाउंडिंग का मैजिक एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो पैसों में हो, नॉलेज में या रिलेशनशिप्स में? अपना जवाब कमेंट्स में लिखिए। और अगले चैप्टर में हम समझेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन। पैसा बनाना एक अलग स्किल है और उसे संभाल कर रखना एक और स्किल। चैप्टर 5 में हम देखेंगे गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, पैसा बनाना एक कला है और पैसा बचा कर रखना एक दूसरी कला। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो इंसान अमीर बन गया उसने सबसे मुश्किल काम कर लिया, लेकिन असल सच्चाई ये है कि अमीर बनने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है अमीर बने रहना। गेटिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी दोनों अलग स्किल्स हैं, और अगर आपको फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा बनाने के लिए आपको ऑप्टिमिज्म चाहिए, रिस्क लेने की हिम्मत चाहिए, नए अपॉर्चुनिटीज़ पे जंप करने का जुनून चाहिए। लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सर्वाइवल माइंडसेट की। मतलब आपको हमेशा ये मानकर चलना होगा कि गलती हो सकती है, रिस्क आ सकता है और कभी-कभी लक भी आपके अगेंस्ट जा सकता है।
अगर आप अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो हमेशा कॉशियस रहना होगा। सोचिए एक ड्राइवर की तरह, अगर आपको एक रेस जीतनी है तो आपको स्पीड चाहिए, ओवरटेक करना चाहिए, एग्रेसिवली चलाना चाहिए। लेकिन अगर आपको अपनी कार को डेस्टिनेशन तक सुरक्षित पहुंचाना है तो आपको ब्रेक्स का यूज़ करना होगा, सीट बेल्ट लगानी होगी और कभी-कभी स्पीड स्लो करनी होगी। पैसा बनाने और बचाकर रखने की साइकोलॉजी भी बिल्कुल वैसी ही है। वॉरेन बफेट का ही एग्जाम्पल लो। लोग कहते हैं कि बफेट जीनियस इन्वेस्टर हैं और बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन बफेट का असली जीनियस उनके इन्वेस्टमेंट्स चूज करने में ही नहीं बल्कि उनके सर्वाइवल माइंडसेट में भी है। वो हमेशा इतना सेफ मार्जिन रखते हैं कि अगर मार्केट गिर भी जाए तो उनका एम्पायर टूट ना जाए। इसीलिए वो 80 साल से भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अभी तक खेल में बने हुए हैं। उन्होंने कभी अपना पूरा रिस्क एक ही जगह नहीं लगाया। यही वजह है कि उनका नाम अमीरों की लिस्ट में आज भी टॉप पर है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग एक दौर में बहुत पैसा बना लेते हैं, जैसे .com बबल के टाइम में 1999-2000 के दौर में टेक कंपनीज के शेयर्स रॉकेट की तरह बढ़े। हजारों लोग एकदम से करोड़पति बन गए। लेकिन 2001 में जब बबल फूटा तो वही लोग जीरो पर आ गए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा बनाने की स्किल तो थी, लेकिन पैसा बचाकर रखने की स्किल नहीं थी। उन्होंने रिस्क का हिसाब नहीं लगाया, ग्रीड उन्हें आगे खींच ले गई। मॉर्गन कहते हैं कि स्टेइंग वेल्दी के लिए 3 क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है: फियर, ह्यूमिलिटी और फ्रूगैलिटी। मतलब आपको हमेशा थोड़ा डर बना रहना चाहिए कि चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। आपको हम्बल रहना चाहिए कि आप सब कुछ नहीं जानते, और आपको सिंपल रहना चाहिए कि जितना आपके पास है उसमें ही खुश रहना सीखो। जब इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो वही उसका डाउनफॉल का रीज़न बनता है। एक और एग्जाम्पल लो, रजत गुप्ता, जो एक टाइम पर दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड सीईओ में से एक थे। उन्होंने बहुत वेल्थ और पावर अचीव की, लेकिन ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी इलीगल एक्टिविटी की और उनकी रेप्यूटेशन खत्म हो गई। मतलब सिर्फ पैसा बनाना काफ़ी नहीं, उसे संभाल कर रखना भी एक आर्ट है, और उस आर्ट का बेस है हमेशा कॉशियस रहना। स्टेइंग वेल्दी का मतलब ये भी है कि आप हर वक्त फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश ना करो। कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जो लोग अपने आप को ऑल नोइंग समझते हैं वो सबसे पहले गिरते हैं। इसीलिए वाइज इन्वेस्टर्स हमेशा सेफ्टी मार्जिन के साथ चलते हैं। अगर एक इन्वेस्टमेंट फेल भी हो जाए तो उनके पास बैकअप हो। वो कभी अपना सब कुछ एक ही बेट पर नहीं लगाते। एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है, पैसा बनाने में हमेशा एक सर्टेन लेवल की रिस्क टेकिंग शामिल होती है, लेकिन पैसा बनाए रखने में एक सर्टेन लेवल की रिस्क अवॉइडेंस शामिल होती है। मतलब दोनों के अप्रोच ऑपोजिट होते हैं, और सक्सेसफुल इंसान वही है जो दोनों माइंडसेट्स को सही वक्त पर यूज़ कर पाता है। जब नए मौके दिखते हैं तब ऑप्टिमिज्म और रिस्क टेकिंग का माइंडसेट चाहिए, और जब पैसा सिक्योर करना हो तब कॉशियस और कंजर्वेटिव अप्रोच चाहिए। मॉर्गन कहते हैं कि एक सीधा सा फॉर्मूला है वेल्दी बने रहने का: नेवर गो ऑल इन। मतलब अपना सब कुछ एक ही गैम्बल पर कभी मत लगाओ, हमेशा कुछ पैसा सेफ रखो। अगर कोई बड़ा सेटबैक भी आ जाए तो आप सर्वाइव कर पाओ। सर्वाइवल ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर आप सर्वाइव कर गए तो गेम चलती रहेगी और एक दिन फिर से जीत आपकी होगी। लेकिन अगर आपने एक ही बेट में सब कुछ हार दिया तो खेल वहीं खत्म। सोचिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आपको 90% चांस है जीतने का और 10% चांस है हारने का, तो लोग सोचेंगे कि ये तो सेफ बेट है। लेकिन अगर आप अपना 100% पैसा उस 90% चांस पर लगा देते हो और वो 10% हो गया, तो सब कुछ जीरो। इसीलिए सक्सेसफुल लोग कभी अपना सब कुछ एक ही जगह नहीं लगाते। वो हमेशा छोटे छोटे बेट्स लेते हैं, जिससे अगर एक फेल भी हो जाए तो दूसरे बचा लें। और स्टेइंग वेल्दी का एक हिडन एस्पेक्ट है ग्रीड को कंट्रोल करना। अक्सर लोग पैसा बनाने के बाद भी रुकते नहीं हैं, उन्हें लगता है कि और ज़्यादा चाहिए, और ये नेवर इनफ वाली सोच उन्हें रिस्की डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देती है। जो लोग समझ जाते हैं कि कितना उनके लिए काफ़ी है, वही अपने वेल्थ को सेफ रख पाते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का एसेंस ये है कि पैसा बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। दोनों स्किल्स अलग हैं और दोनों की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। अगर आप एक पर फोकस करोगे और दूसरे को इग्नोर करोगे तो लॉन्ग टर्म में गेम हार जाओगे। लेकिन अगर दोनों का बैलेंस बना लोगे तो आप सिर्फ वेल्दी नहीं बल्कि लाइफ टाइम वेल्दी बनोगे। सो अब सवाल ये है कि आपकी लाइफ में अभी आप किस स्टेज पर हो? क्या आप पैसा बनाने की रेस में हो या फिर जो बना लिया उसे प्रोटेक्ट करने के फेज में हो? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि टेल्स यू विन का मतलब क्या होता है और कैसे कभी कभी छोटी सी ऑड सिचुएशंस ही आपकी लाइफ को बदल देती हैं। दोस्तों, जिंदगी और इन्वेस्टिंग दोनों ही एक अजीब प्रिंसिपल पर चलते हैं। आपको हर जगह जीतना ज़रूरी नहीं है, बस कुछ बड़ी जीत काफ़ी होती हैं जो आपकी पूरी जर्नी का रिजल्ट डिफाइन कर देती हैं। इसी को मॉर्गन हाउसेल टेल्स यू विन कहते हैं। मतलब अक्सर हमें लगता है कि सक्सेसफुल लोग हर डिसीजन सही करते हैं,
लेकिन असल में उनकी सक्सेस सिर्फ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजंस या कुछ लकी मोमेंट्स की वजह से होती है, जो उनकी लाइफ का टेल इवेंट बन जाता है। सोचिए एक कॉइन टॉस का गेम। अगर आप कॉइन 100 बार उछालते हो तो 50 बार हेड्स आएगा और 50 बार टेल्स। लेकिन कभी कभी एक सिंगल टॉस का रिजल्ट गेम डिसाइड कर देता है। वैसे ही जिंदगी में भी एक या दो बड़े इवेंट आपकी पूरी कहानी बदल देते हैं। स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल लो। अगर आप देखो तो मार्केट के लॉन्ग टर्म ग्रोथ का ज्यादा हिस्सा सिर्फ कुछ ही कंपनीज से आता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, गूगल। ये कुछ कंपनीज ही पूरे स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स का मेजॉरिटी हिस्सा बनाती हैं। मतलब अगर आपने 100 इन्वेस्टमेंट्स किए और उनमें से 95 एवरेज निकले, तो भी सिर्फ 5 आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट्स आपको वेल्दी बना सकते हैं। टेल्स यानी वो रेयर आउटलायर सक्सेस आपको जिता देते हैं। स्टीव जॉब्स का ही केस देख लो। एप्पल के सफर में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। वो खुद अपनी ही कंपनी से निकाल दिए गए थे, लेकिन जब वो वापस आए और उन्होंने आईपॉड, आईफोन जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, तो वही टेल इवेंट था जिसने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। मतलब उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जो सब कुछ बदल गया। मॉर्गन कहते हैं कि प्रॉब्लम यह है कि हम इंसान नॉर्मली एवरेजेस देखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर 100 इन्वेस्टमेंट्स हैं तो सब बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड एवरेजेस पर नहीं, एक्सट्रीम्स पर चलता है। एक्सट्रीम इवेंट्स यानी जो रेयर और अनएक्सपेक्टेड होते हैं, वही सबसे बड़ा डिफरेंस बनाते हैं। जैसे एक बार 2008 की क्राइसिस आई और दुनिया की इकोनॉमीज हिल गई। एक रेयर इवेंट ने $1 ट्रिलियन की वेल्थ को अफेक्ट कर दिया। मतलब टेल इवेंट सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और दोनों को समझना जरूरी है। अब सवाल यह है कि हमें इस प्रिंसिपल को अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहली बात यह समझनी होगी कि हर डिसीजन सही लेना पॉसिबल नहीं है। आप कितनी भी नॉलेज रख लो, कितनी भी प्लानिंग कर लो, कुछ गलतियां होंगी ही। लेकिन अगर आप लगातार खेल में बने रहे, पेशेंस रखा और अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दिया, तो एक ना एक दिन वो रेयर टेल इवेंट आपको मिलेगा जो आपको जिता देगा। अमेजॉन की कहानियां परफेक्ट फिट होती है। जेफ बेजोस ने अमेजॉन के शुरू के दिनों में कई एक्सपेरिमेंट्स किए जो फेल हो गए, लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि बुक्स के साथ साथ हर प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना चाहिए। बस वही डिसीजन टेल इवेंट बन गया। आज अमेजॉन सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक एम्पायर है। लेकिन लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं, उनके डजन्स फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स नहीं। यही है टेल्स यू विन। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि हमें अपने फेलियर्स से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सक्सेस का रेशियो हमेशा हाई नहीं होता। अगर आप 10 आइडियाज ट्राई करते हो और सिर्फ 2 सक्सेसफुल होते हैं, तो वही 2 आपके 8 फेलियर्स का भरपूर बदला ले लेंगे। लेकिन अगर आप फेलियर्स के डर से ट्राई ही नहीं करोगे, तो वो 2 गोल्डन चांसेस भी मिस हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट्स का। ये लोग 100 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, इनमें से 90 फेल हो जाते हैं, कुछ एवरेज परफॉर्म करते हैं और सिर्फ 2 या 3 ब्लास्ट कर देते हैं। और वही 2-3 उनके पूरे फंड को $multi-billion सक्सेस में बदल देते हैं। मतलब वो जानते हैं कि उनका काम हर जगह जीतना नहीं, सिर्फ कुछ जगह एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीतना है। अक्सर लोग एक गलती करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बार उन्हें सेफ और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मार्केट और जिंदगी दोनों अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अगर आपने पेशेंस रखा और फेल होने के बाद भी गेम में बने रहे, तो एक दिन वो टेल इवेंट जरूर मिलेगा जो आपको एकदम से ऊपर ले जाएगा। टेल्स हमेशा जीत दिलाता है, बस आपको उस दिन तक गेम में टिकना है। अब आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा टेल इवेंट देखा है जो आपकी कहानी को एकदम से बदल गया हो? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। और अगले एपिसोड में हम समझेंगे एक और इम्पॉर्टेंट लेसन, फ्रीडम, जिसमें पैसा और आज़ादी के बीच का सच रिवील होता है। दोस्तों, पैसा सिर्फ नोट या नंबर्स नहीं है। पैसा सिर्फ इस बात का नाम नहीं कि आपके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो या महंगा फ़ोन हो। पैसा का सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है फ्रीडम, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा लग्जरी कोई फिजिकल चीज नहीं है, बल्कि अपने वक्त को कंट्रोल करने की पावर है। मतलब सुबह आप कौन सी जगह उठना चाहते हो, कौन से काम करना चाहते हो, किसके साथ वक्त बिताना चाहते हो। अगर ये सब डिसीजंस आप अपनी मर्जी से ले पा रहे हो, तो आप सच में वेल्दी हो। सोचिए, एक इंसान है जो करोड़ों कमाता है, लेकिन उसका बॉस उसे रोज कमांड देता है। उसे वही करना पड़ता है जो कंपनी चाहती है। उसके पास अपने फैमिली या हेल्थ के लिए टाइम ही नहीं है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो शायद उतना नहीं कमाता, लेकिन अपना दिन अपने हिसाब से जीता है, अपने इंटरेस्ट वाले प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताता है। अब सोचो, एक्चुअल में वेल्दी कौन है, पहला या दूसरा?
मॉर्गन यही कहना चाहते हैं कि पैसा का रियल रिटर्न सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपके शेड्यूल में दिखता है। जो पैसा आपको अपने वक्त पर हक देता है वही असली पैसा है। एक सर्वे में लोगों से पूछा गया कि उनके लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है। ज्यादातर लोगों ने कहा कि जब उन्हें अपना टाइम अपने कंट्रोल में लगता है तब वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। मतलब ना कोई उन्हें फोर्स कर रहा हो, ना उनकी मर्जी के अगेंस्ट कोई काम हो। बस वही होता है फ्रीडम का असली मतलब। और ये बात हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। जब आपको अपनी जॉब में छुट्टी लेनी पड़ती है तो आपको परमिशन मांगनी पड़ती है। जब आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हो तो अंदर ही अंदर एक गिल्ट होता है। लेकिन जैसे ही आपके पास इतना पैसा होता है कि आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले सको, वही मोमेंट आपको समझाता है कि पैसा असल में क्या चीज़ है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मॉर्गन बताते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में आज सबसे ज़्यादा डिमांड लग्जरी कार्स, डिज़ाइनर क्लोथ्स और बड़ी बड़ी हाउसेस की नहीं है। सबसे बड़ी डिमांड है कंट्रोल ओवर योर ओन लाइफ। मतलब एक इंसान चाहे 1 लाख महीने कमाए या 1 करोड़, अगर उसके पास अपने वक्त की फ्रीडम नहीं है तो वो अंदर से हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेना ज़रूरी है। हॉलीवुड के एक्टर हैं विल स्मिथ। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट वो था जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि सबसे बड़ी लग्जरी है आई वेक अप एवरी डे एंड डू व्हाट आई वांट टू डू। मतलब वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे थे। फेम और पैसा तो एक चीज़ थी, लेकिन असली खुशी उन्हें अपने वक्त के कंट्रोल से मिल रही थी। और ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ पर नहीं लगता। सोचिए, एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में खुश है, अपना शेड्यूल फ्लेक्सिबल रखता है और अपने फैमिली के साथ वक्त बिताता है। दूसरी तरफ एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है जो शायद 5 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन दिन के 12 घंटे ऑफिस में बिताता है, हर वीकेंड लैपटॉप खोल के काम करता है। दोनों में से एक्चुअल में ज़्यादा फ्री और ज़्यादा खुश कौन है? मॉर्गन हाउसल का क्लियर मैसेज है कि पैसा का असली मतलब है कि आपको अपने वक्त पर कंट्रोल मिल जाए। अगर पैसा आपको ये नहीं दे रहा तो वो सिर्फ एक नंबर है जो आपके बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है। इस चैप्टर में एक और बड़ी इंसाइट ये है कि लोग अक्सर गलत चीज़ के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा का मतलब है और ज़्यादा खरीदना और ज़्यादा कंज्यूम करना। लेकिन सच तो ये है कि पैसा का सबसे बड़ा यूज़ कंजम्पशन नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस है। मतलब पैसा यूज़ करो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए, ना कि बस दिखावा करने के लिए। अब सोचिए, अगर आपके पास आज से कल तक के लिए कोई भी पैसा कमाने की मजबूरी ना हो तो आप क्या करोगे? आप अपना दिन किस तरह बिताओगे? किसके साथ वक्त गुजारोगे? अगर आपका जवाब वही है जो आपको अंदर से खुशी देता है तो वही है फ्रीडम का असली टेस्ट, और इसी के लिए पैसा कमाना चाहिए। मॉर्गन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाते हैं। वो कहते हैं कि कभी-कभी लोग पैसा कमाने के लिए अपनी फ्रीडम ही दे देते हैं। मतलब वो 80 से 100 घंटे हफ्ते भर काम करते हैं सिर्फ इसलिए कि एक दिन वो फ्री हो जाएंगे। लेकिन अक्सर वो दिन आता ही नहीं। वो अपनी हेल्थ खत्म कर देते हैं, रिलेशनशिप्स तोड़ देते हैं और फिर रियलाइज़ करते हैं कि अब उनके पास पैसा तो है लेकिन टाइम ही नहीं बचा। इसलिए फ्रीडम को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि उसे पोस्टपोन करते रहना चाहिए। जिंदगी का सबसे बड़ा आयरनी यही है कि हम पैसा इसलिए चाहते हैं ताकि फ्री हो सकें, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में अपनी फ्रीडम सैक्रिफाइस कर देते हैं। स्मार्ट इंसान वही है जो इस बैलेंस को समझ जाए और अपनी अर्निंग और स्पेंडिंग दोनों को इस तरह प्लान करे कि उन्हें फ्रीडम मिले, ना कि बस और ज़्यादा प्रेशर। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का अल्टीमेट गोल होना चाहिए अपने वक्त पर अपना हक। जब आप डिसाइड कर पाओ कि कब काम करना है, कितना करना है और किसके साथ करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो। दोस्तों सोचिए, जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी क्या है? एक नई गाड़ी, एक नया फ़ोन या एक छुट्टी जिसमें कोई आपको डिस्टर्ब ना करे? शायद सच ये है कि सबसे बड़ी खुशी वही है जब आपके पास कंट्रोल होता है अपनी ज़िंदगी का, और इसी के लिए पैसा सबसे पावरफुल टूल है। तो अगला टाइम जब आप अपने पैसों का प्लान बनाओ तो ये याद रखो, पैसा का असली पर्पस है अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीना। अगर आप इसे अचीव कर लेते हो तो आप सच में वेल्दी हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि लोग हमारे पास जो चीज़ें हैं उनसे इंप्रेस होते हैं, जैसे बड़ी गाड़ी, लग्जरियस हाउस, ब्रांडेड कपड़े। हमें लगता है कि अगर हम एक महंगी कार में सड़क पर निकलें तो सब लोग हमें एडमायर करेंगे, हमारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और लोग सोचेंगे कि हम कितने सक्सेसफुल हैं। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया काफ़ी डिफरेंट तरीके से सोचती है।
मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि जब आप किसी इंसान को एक बड़ी कार चलाते देखते हो तो आप एक्चुअली उस इंसान पर ध्यान ही नहीं देते। आप अपने आप को उस कार में इमेजिन करने लगते हो। मतलब अगर आप एक रेड फरारी देखते हो तो आपका पहला रिएक्शन ये होता है कि वाह, अगर मैं इसमें होता तो कितना कूल लगता। आप रेयरली सोचते हो कि उस गाड़ी को चलाने वाला बंदा कितना कूल है। यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान महंगी चीजें खरीद कर दिखावा करना चाहता है, उसे लगता है कि दुनिया उसे एडमायर करेगी, लेकिन रियलिटी में दुनिया उन चीजों को अपने लिए इमेजिन करती है, उस बंदे को एडमायर ही नहीं करती। मतलब गाड़ी इंप्रेसिव है, बंदा नहीं। सोचिए आप रोड पर चल रहे हो और एक बड़ी एसयूवी आपके पास से गुजरती है। आपका दिमाग इंस्टेंटली सोचता है कि काश मेरे पास ऐसी होती। लेकिन क्या आप उस ड्राइवर के बारे में सोच रहे हो? उसका नाम, उसका स्टेटस, उसकी पर्सनैलिटी? नहीं, आप तो बस अपने बारे में सोच रहे हो। यही पैराडॉक्स है। इस पैराडॉक्स का एक और साइड भी है। हम अपनी जिंदगी में इसलिए स्ट्रगल करते हैं कि दूसरे लोग हमें एडमायर करें। हम एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं, फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाते हैं ताकि लोग हमें रिस्पेक्ट दें। लेकिन असली रिस्पेक्ट कभी चीजों से नहीं आती, बल्कि इंसान के कैरेक्टर, बिहेवियर और वैल्यूज से आती है। एक बड़ा एग्जाम्पल लो। महात्मा गांधी के पास कोई महंगी गाड़ी नहीं थी, ना ही ब्रांडेड कपड़े। फिर भी उनकी रिस्पेक्ट दुनिया भर में होती है। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट चीजों से नहीं, वैल्यूज से आती है। दूसरी तरफ आप किसी सेलिब्रिटी को देखते हो जिसके पास सब कुछ है, लेकिन अगर उसका बिहेवियर एरोगेंट है तो लोग अंदर ही अंदर उसे डिसलाइक करते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि लोग जब आपको रिस्पेक्ट देते हैं तो वो मोस्टली इसलिए देते हैं कि आपने उन्हें किस तरह फील कराया, ना कि इसलिए कि आपके पास क्या था। मतलब अगर आप काइंड हो, हेल्पफुल हो, हम्बल हो, तो लोग नेचुरली आपको एडमायर करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो तो लोग आपके पास की चीज को एडमायर करेंगे, आपको नहीं। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां समझने लायक है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पैसा दिखाने से रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन अक्सर इसका उल्टा होता है। जब आप कंटिन्यूअसली दिखावा करते हो तो लोग आपको इनसिक्योर समझने लगते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि आपको अपना वर्थ सिर्फ चीजों से प्रूफ करना पड़ रहा है। जबकि जो इंसान सिंपल रहता है, अपने वेल्थ को फ्लॉन्ट नहीं करता, उसे लोग ज्यादा एडमायर करते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंट लगता है। सोचिए एक इंसान है जो नॉर्मल कपड़े पहनता है, सिंपल कार चलाता है, लेकिन लोग जानते हैं कि वो एक जेन्युइन और सक्सेसफुल पर्सन है। और एक दूसरा इंसान है जो फ्लैशी गाड़ी में घूमता है, एक्सपेंसिव ब्रांड्स दिखाता है, लेकिन अंदर से एरोगेंट है। लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट किसको मिलेगी? पहले वाले को ही। यही लेसन है मैन इन द कार पैराडॉक्स का। आप जितना दिखावा करोगे उतना ही लोग चीजों पर ध्यान देंगे, आप पर नहीं। और जितना सिंपल रहोगे उतना ही लोग आपको एज अ पर्सन एडमायर करेंगे। मॉर्गन एक और बात कहते हैं जो काफी पावरफुल है। वो कहते हैं कि अगर आपको असली रिस्पेक्ट चाहिए तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव शॉर्टकट है रिस्पेक्ट दूसरों को देना। जब आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, उनकी वैल्यू करते हो, तो नेचुरली आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। मतलब रिस्पेक्ट कमाई जाती है बाय गिविंग, ना कि बाय शोइंग। अब थोड़ा सोचो अपनी लाइफ के बारे में। क्या कभी आपने किसी महंगी कार वाले को देखा और एडमायर किया हो? शायद उस मोमेंट में आप कार को एडमायर कर रहे थे, ड्राइवर को नहीं। और फिर सोचो कि कभी आपने किसी टीचर, मेंटोर या फैमिली मेंबर को जेन्युइनली एडमायर किया हो। शायद उनके पास कोई फ्लैशी चीज नहीं थी, लेकिन आपने उन्हें रिस्पेक्ट इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने आपको कुछ वैल्यूएबल दिया। यही डिफरेंस है। चीजें टेम्पररी एडमिरेशन लाती हैं, लेकिन कैरेक्टर परमानेंट रिस्पेक्ट देता है। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग अपनी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ दिखावा करने में वेस्ट कर देते हैं। वो लोन्स लेकर एक्सपेंसिव कार्स खरीदते हैं सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी उन्हें एडमायर करे। लेकिन सोसाइटी एक्चुअली ना एडमायर ही नहीं कर रही होती। सोसाइटी सिर्फ अपने आप को उन चीजों में इमेजिन कर रही होती है। मतलब आपकी मेहनत और आपका दिखावा आखिर में आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, सिर्फ एक इल्यूजन दे रहा है। इस चैप्टर का सिंपल सा लेसन है कि अगर आपको रिस्पेक्ट और एडमिरेशन चाहिए तो उसके लिए चीजों का दिखावा मत करो। इंस्टेड अपनी एनर्जी अपने बिहेवियर, अपनी रिलेशनशिप्स और अपनी वैल्यूज पर लगाओ। रिस्पेक्ट एक नेचुरल आउटकम है ऑफ हाउ यू ट्रीट पीपल, नॉट ऑफ व्हाट यू ओन। दोस्तों, अगला टाइम जब आप एक बड़ी कार देखोगे तो अपने आप से ये सवाल पूछना, क्या मैं ड्राइवर को एडमायर कर रहा हूं या सिर्फ अपने आप को उस कार में इमेजिन कर रहा हूं? आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा और आप समझ जाओगे कि असली रिस्पेक्ट किस चीज से आती है। दोस्तों, पैसा और वेल्थ के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग उन चीज़ों को ही वेल्थ समझ लेते हैं जो दिखती हैं, जैसे बड़ी कार, डिज़ाइनर क्लोथ्स, लग्जूरियस बंगलो, फॉरेन ट्रिप्स। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि असली वेल्थ वही होती है जो आपको दिखाई नहीं देती। मतलब बैंक अकाउंट का बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो सरफेस के नीचे छुपी होती है।
सोचिए कि इंसान बड़ी कार चलाता है, ब्रांडेड सूट पहनता है, एक्सपेंसिव गैजेट्स यूज करता है। सोसाइटी के लिए वो वेल्दी लगता है, लेकिन हो सकता है कि उसने ये सब चीजें लोन पे ली हों। मतलब असली में उसके पास पैसा ना हो, बस एक लाइफस्टाइल हो जो दिखाने के लिए बनाया गया हो। दूसरी तरफ एक इंसान है जो सिंपल कार चलाता है, नॉर्मल कपड़े पहनता है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए इन्वेस्टेड हैं। अब असल में वेल्दी कौन है? दूसरा इंसान जो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को शोकेस नहीं करता। यही पैराडॉक्स है कि जो वेल्थ आपको इंप्रेस करती है वो शायद एक इल्यूजन हो, और जो असली वेल्थ होती है वो यूजुअली इनविजिबल होती है। क्योंकि असली वेल्थ वो होती है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करती है, जो आपको फ्रीडम देती है, जो आपको स्ट्रेस फ्री जीने का मौका देती है। मॉर्गन ये बताते हैं कि सोसाइटी इस ट्रैप में फंस जाती है क्योंकि हमें सिर्फ वही दिखाई देता है जो सरफेस पे होता है। हम बड़ी गाड़ी देखते हैं तो तुरंत सोचते हैं कि बंदा रिच है, लेकिन हम नहीं देख पाते कि उसके क्रेडिट कार्ड के बिल्स क्या हैं, उसका बैंक बैलेंस क्या है, या वो कितना डेट में डूबा हुआ है। और फिर हम खुद भी वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं, बिना समझे कि असली वेल्थ दिखावा नहीं होती। असली वेल्थ होती है हिडन स्टेबिलिटी। एक सिंपल एग्जाम्पल लो। अगर आप किसी मॉल में एक इंसान को रोलेक्स घड़ी पहने देखते हो तो आपको लगता है कि वो वेल्दी है, लेकिन हो सकता है उसने वो घड़ी खरीदने के लिए अपना सेविंग्स खत्म कर दिया हो। मतलब उसके पास एक एसेट कम हो गया और एक लायबिलिटी बढ़ गई। दूसरी तरफ एक इंसान है जो नॉर्मल घड़ी पहनता है, लेकिन उसने वही पैसा स्टॉक्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ उसके पास ही होगी, रोलेक्स वाले के पास नहीं। इसका मतलब है कि वेल्थ को समझने का तरीका चेंज करना होगा। वेल्थ सिर्फ वो नहीं जो दिख रही है, बल्कि वो है जो आपके फाइनेंशियल सिस्टम में क्वाइटली ग्रो कर रही है। एक और बात मॉर्गन कहते हैं जो काफी आई ओपनिंग है। वो बोलते हैं कि अगर कोई इंसान बड़ी लाइफस्टाइल जी रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसके पास वेल्थ कम हो गई है। क्योंकि जितना ज्यादा वो स्पेंड करेगा दिखावा करने में, उतना ही कम बचेगा वेल्थ क्रिएट करने में। मतलब एक महंगा घर खरीदना एक तरह से अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रांसफर कर देना है एक कंजम्पशन आइटम में, और कंजम्पशन कभी वेल्थ नहीं होती। वेल्थ और रिच में भी डिफरेंस समझना जरूरी है। रिच मतलब आपको देखकर लोग सोचें कि आपके पास पैसा है, लेकिन वेल्थ मतलब आपके पास एक्चुअली में पैसा हो, चाहे लोगों को दिखे या ना दिखे। रिच होना एक इमेज है, वेल्दी होना एक रियलिटी है। और दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इमेज के पीछे भागते हैं, रियलिटी बनाने के पीछे नहीं। सोचिए, अगर आपके दोस्त ने एक नई गाड़ी ली है तो वो एक रिच इमेज क्रिएट कर रहा है, लेकिन अगर आप क्वाइटली अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में डाल रहे हो तो आप एक वेल्दी फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो। आज के टाइम में शायद लोग आपको एडमायर ना करें, लेकिन कल आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा और उसके पास सिर्फ ईएमआईज। यही रीजन है कि फाइनेंशियल विजडम ये कहती है कि अपनी वेल्थ को फ्लॉन्ट मत करो, उसे ग्रो करो। दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपके पास क्या है। असली जीत तब होती है जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस अपना वक्त कंट्रोल करने के, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने के, अपने हेल्थ का ख्याल रखने के। ये ऑप्शन सिर्फ तब मिलते हैं जब आपके पास असली वेल्थ होती है, नॉट जस्ट रिच इमेज। मॉर्गन एक और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देते हैं। वो कहते हैं कि जो चीजें आप देख पा रहे हो वो एक्चुअली किसी और की कंजम्पशन है। मतलब जब आप एक महंगी कार देखते हो तो वो उस इंसान की कंजम्पशन है, उसकी वेल्थ नहीं। उसकी वेल्थ तो वो होती जो उसने कार ना खरीदकर इन्वेस्ट की होती, लेकिन वो हमें कभी दिखाई नहीं देती। इसलिए लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि कंजम्पशन ही वेल्थ है। आप अपनी लाइफ में भी नोटिस करोगे कि जो लोग अपनी वेल्थ दिखाने के पीछे लगे रहते हैं वो अक्सर स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना मुश्किल होता है। उनकी हर एक नई परचेज उन्हें और फाइनेंशियल बर्डन में डाल देती है। दूसरी तरफ जो लोग क्वाइटली अपना पैसा सेव और इन्वेस्ट करते हैं वो शायद उतने फ्लैशी ना लगें, लेकिन उनकी जिंदगी काफी पीसफुल होती है। एक और एग्जाम्पल यहाँ रेलिवेंट है। स्टीव जॉब्स जब अपना लास्ट ईयर जी रहे थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है वेल्थ को दिखाने की कोशिश करना। वेल्थ का असली मतलब है सिक्योरिटी, पीस और चॉइसेस। आपको दुनिया को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आप वेल्दी हो। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि अगर आप सच में वेल्दी बनना चाहते हो तो अपने कंजम्पशन को कंट्रोल करो और अपने इनविजिबल एसेट्स बनाते रहो। चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हों, चाहे सेविंग्स हों, चाहे अपनी स्किल्स को डेवलप करना हो। वेल्थ वही है जो आपके फ्यूचर के लिए क्वाइटली काम कर रही है, ना कि वो जो आज दिख रही है। तो दोस्तों, अगला टाइम जब आप किसी बड़ी कार या लग्जरी हाउस को देखो तो अपने आप से ये जरूर पूछो, क्या ये असली वेल्थ है या सिर्फ एक दिखावा है। और फिर याद रखो, असली वेल्थ वो है जो आपके बैंक बैलेंस, आपके इन्वेस्टमेंट्स और आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के फॉर्म में छुपी होती है। वो वेल्थ जो नजर नहीं आती, वही सबसे वैल्यूएबल होती है। दोस्तों, जब भी हम फाइनेंशियल सक्सेस की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में दो चीजें आती हैं। एक है इनकम और दूसरा है इन्वेस्टमेंट।
मतलब हमें लगता है कि अगर हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और उसे सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम वेल्दी बन जाएंगे। लेकिन मॉर्गन हाउसल एक थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, सेविंग। वो कहते हैं कि चाहे आप कितना भी कमा लो, चाहे आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कितना भी नॉलेज हो, अगर आप सेव ही नहीं कर पा रहे हो तो आप कभी वेल्दी नहीं बन सकते। सेविंग ही वो ब्रिज है जो इनकम और इन्वेस्टमेंट को कनेक्ट करता है। बिना सेविंग के आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। सोचिए, एक इंसान महीने का 1 लाख कमा रहा है, लेकिन वो हर महीने वही 1 लाख खर्च कर देता है। महंगी कार के ईएमआई, ब्रांडेड कपड़े, पार्टीज, वेकेशंस। दूसरी तरफ एक इंसान है जो सिर्फ 40,000 कमा रहा है, लेकिन वो डिसिप्लिन्ड है और हर महीने 10,000 बचा लेता है। लॉन्ग टर्म में कौन वेल्दी बनेगा? ऑब्वियस है, दूसरा बंदा, क्योंकि उसने सेविंग को अपनी हैबिट बना लिया है। मॉर्गन कहते हैं कि सेविंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये बिहेवियर के बारे में है। मतलब आप कितना सेव करोगे ये आपके डिसिप्लिन और प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है, न कि आपके इनकम लेवल पर। बहुत से लोग कहते हैं कि जब मेरी इनकम बढ़ेगी तब मैं सेव करूंगा, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप छोटी इनकम पर सेव नहीं कर सकते तो बड़ी इनकम पर भी नहीं कर पाओगे। सेविंग एक हैबिट है जो आपको आज से बिल्ड करनी होती है। एक और गलतफहमी लोगों के दिमाग में होती है कि सेविंग का मतलब है अपनी ज़िंदगी को मिजरेबल बनाना, अपनी नीड्स और कंफर्ट को कट कर देना। लेकिन मॉर्गन इससे क्लियर करते हैं कि सेविंग का मतलब सैक्रिफाइस नहीं, सेविंग का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब आप अपनी लाइफ को ऐसे डिज़ाइन करते हो कि आपके पास फ्यूचर में ऑप्शंस हों। अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो आप एक बोरिंग जॉब में अटके नहीं रहोगे, आप अपने पैशन को परस्यू कर पाओगे, आप अपनी फैमिली के इमरजेंसीज को हैंडल कर पाओगे। सेविंग्स आपको फ्रीडम देती है। सोचिए, आपके पास 2 इंसान हैं, एक के पास बड़ी सैलरी है लेकिन ज़ीरो सेविंग्स है, और दूसरे के पास मीडियम सैलरी है लेकिन सॉलिड सेविंग्स है। अगर कल दोनों की जॉब्स चली जाएं तो कौन सिक्योर होगा? ऑब्वियस है, दूसरा इंसान, क्योंकि उसके पास कुशन है जो उसे टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी देगा। मॉर्गन एक और चीज़ एक्सप्लेन करते हैं जो बहुत पावरफुल है। वो कहते हैं कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट रिटर्न की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एवरेज रिटर्न और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेविंग्स। मतलब अगर आप कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का मैजिक समझते हो तो आपको एक नॉर्मल रिटर्न भी इनफ होगा, बस आप कंसिस्टेंटली सेव करते रहो। एक एग्जाम्पल लो, अगर कोई बंदा महीने का सिर्फ 5,000 सेव करता है और उसे एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है जो 12% का एनुअल रिटर्न देता है, तो 20-25 साल में वो करोड़ों का अमाउंट बना लेता है। लेकिन अगर वो बंदा 50,000 कमा रहा है और कुछ भी सेव नहीं करता तो उसके पास एंड में कुछ भी नहीं होगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेविंग्स की कंसिस्टेंसी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेविंग का एक और साइकोलॉजिकल एंगल है। जब आप सेव करते हो तो आप अपने आप को ये सिग्नल देते हो कि मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। ये एक तरह का सेल्फ रिस्पेक्ट है। मतलब आप अपने फ्यूचर के लिए आज के प्लेजर्स को थोड़ा पोस्टपोन करते हो, और यही पोस्टपोनमेंट लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीड है। लेकिन दोस्तों, सेविंग सिर्फ एक फॉर्मूला या एक्सेल शीट का खेल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल और माइंडसेट है। अगर आप हमेशा अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करोगे कि उसके पास नई कार है, मुझे भी लेनी है, उसने नई वॉच ली, मुझे भी चाहिए, तो आप कभी सेव नहीं कर पाओगे। सेविंग के लिए सबसे बड़ा वेपन है कंटेंटमेंट। मतलब आप अपनी नीड्स को समझो, अपनी प्रायोरिटी सेट करो और अननेसेसरी कंपटीशन को इग्नोर करो। एक और चीज़ जो मॉर्गन एम्फेसाइज करते हैं वो है द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। अगर आपका ईगो आपकी इनकम से बड़ा है तो आप कभी सेव नहीं करोगे। मतलब अगर आपको हमेशा दिखावा करना है कि आप कितने सक्सेसफुल हो तो आप अपना पैसा फ्लॉन्ट करने में ख़त्म कर दोगे। लेकिन अगर आपका ईगो छोटा है और आप अपनी इनकम से कम खर्च कर सकते हो तो आपके पास बचत होगी, और वही बचत आपको वेल्दी बनाएगी। सोचिए, एक डॉक्टर है जो महीने का 2 लाख कमा रहा है लेकिन हर महीने एक नई लग्जरी चीज़ खरीदता है। दूसरी तरफ एक स्कूल टीचर है जो 40,000 कमा रही है लेकिन अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके 10,000 बचा लेती है। लॉन्ग टर्म में कौन फाइनेंशियली फ्री होगा? टीचर, क्योंकि डॉक्टर के पास हाई इनकम है लेकिन ईगो भी बड़ा है, इसीलिए सेविंग ज़ीरो है। मॉर्गन ये भी कहते हैं कि सेविंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको पता भी नहीं होता कि वो कब आपकी लाइफ में एक गेम चेंजर बन जाएगी। कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आए, या कोई सडन जॉब लॉस हो, सिर्फ वही इंसान सर्वाइव करेगा जिसके पास सेविंग्स होगी। मतलब सेविंग्स आपको प्रिडिक्टेबल ही नहीं, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस के लिए भी रेडी करती है।
एक और बड़ा लेसन ये है कि सेविंग सिर्फ ओल्ड एज के लिए नहीं होती, ये आपको करंट लाइफ में भी मेंटल पीस देती है। सोचिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में 6 महीने के खर्चे ऑलरेडी सेव्ड हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। आप रिस्की डिसीजंस लेने के लिए फ्री फील करोगे, आप क्रिएटिविटी परस्यू कर पाओगे, आप अपने बॉस से नो कह पाओगे। मतलब सेविंग्स आपको एक इनविजिबल पावर देती है जो आपको हर फील्ड में स्ट्रांग बनाती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सेविंग्स सबके लिए पॉसिबल है। आपको मिलियनेयर बनने के लिए स्टार्ट में करोड़ की सैलरी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, अपनी इनकम से कम खर्च करना। चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे जॉब करते हों, चाहे बिजनेस करते हों, अगर आप डिसिप्लिन से थोड़ा भी सेव करते हो तो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट उसे एक दिन माउंटेन बना देगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर का एसेंस ये है कि वेल्थ इज़ नॉट अबाउट हाई इनकम, वेल्थ इज़ नॉट अबाउट बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्किल्स, वेल्थ इज सिंपली अबाउट सेविंग कंसिस्टेंटली। अगर आप ये समझ गए तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के हाफ वे पर पहुंच गए। सो अगला टाइम जब आप अपने खर्चे प्लान करो तो अपने आप से ये ज़रूर पूछो कि क्या मैं अपने फ्यूचर को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्या मैं अपनी सेविंग्स का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ा पावर बैंक बैलेंस नहीं बल्कि सेविंग्स की हैबिट है। दोस्तों, पैसों के मामले में अक्सर हम सोचते हैं कि हमें हमेशा रैशनल होना चाहिए, मतलब एकदम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से हर डिसीजन लेना चाहिए। फाइनेंस के टेक्स्ट बुक्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और थियरीज भी हमेशा रैशनैलिटी की बात करते हैं। लेकिन मॉर्गन हाउसेल यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देते हैं। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए हमेशा रैशनल होने की ज़रूरत नहीं है, रीजनेबल होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रैशनल और रीजनेबल में डिफरेंस क्या है? रैशनल का मतलब होता है एकदम लॉजिकल, कोल्ड कैलकुलेशन, जिसमें सिर्फ नंबर्स और प्रोबेबिलिटी का ध्यान रखा जाता है। मतलब आप बिल्कुल इमोशनलेस बन के डिसीजन लेते हो। लेकिन रीजनेबल का मतलब है थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस, मतलब एक ऐसा डिसीजन जो नंबर्स को भी रिस्पेक्ट करता है और इंसानी बिहेवियर को भी समझता है। और मॉर्गन कहते हैं कि पैसों के मामले में रीजनेबल ही लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। सोचिए, एक टेक्स्ट बुक कहता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में 50 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट गारंटीड है कि आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। रैशनल सोच यही कहेगी कि बस सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दो और बस वेट करो। लेकिन रीजनेबल सोच ये कहेगी कि हाँ, स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसमें उतार चढ़ाव आता है। अगर मुझे कल को अपना घर खरीदना है या बच्चों की फीस देनी है तो मैं अपना इमरजेंसी फंड स्टॉक मार्केट में नहीं डालूंगा। यानी रीजनेबल सोचती है कि जिंदगी सिर्फ फॉर्मूलाज और एवरेजेस पर नहीं चलती, बल्कि रियल लाइफ नीड्स और इमोशंस पर भी चलती है। एक और एग्जाम्पल लो, अगर आप रैशनल हो तो आप कहोगे कि डेट हमेशा अवॉइड करो जब तक इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से ज़्यादा ना हो। लेकिन रीजनेबल बंदा सोचेगा कि हाँ, मैं अपना हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड डेट जल्दी क्लियर करना चाहता हूँ, चाहे मैथमेटिकली मुझे थोड़ा लॉस हो, क्योंकि डेट फ्री होने से जो मेंटल पीस मिलेगी वो किसी भी रिटर्न से ज़्यादा वैल्यूएबल है। मतलब रीजनेबल बंदा अपने माइंड की शांति को भी वैल्यू देता है। मॉर्गन कहते हैं कि इंसान रोबोट नहीं होते, हम फियर, ग्रीड, होप और इनसिक्योरिटी के साथ डिसीजंस लेते हैं। इसलिए सिर्फ रैशनल होने की कोशिश कभी कभी हमें अनरियलिस्टिक बना देती है। अगर एक इंसान रैशनल होने के चक्कर में अपने इमोशंस को इग्नोर करता है तो वो अपने फाइनेंशियल प्लान को लॉन्ग टर्म में फॉलो ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो अपने प्लान को रीजनेबल बनाता है जो उसके लाइफस्टाइल और इमोशंस के साथ मैच करे, तो वो उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करेगा। और कंसिस्टेंसी ही वेल्थ का असली सीक्रेट है। मॉर्गन एक एग्जाम्पल वॉरेन बफेट का देते हैं। बफेट दुनिया के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर माने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रैशनल कैलकुलेशन नहीं थी, बल्कि पेशेंस और रीजनेबल सोच थी। वो एकदम काम और रियलिस्टिक तरीके से इन्वेस्ट करते रहे, बिना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश किए। इसी तरह रिटायरमेंट प्लानिंग में भी रीजनेबल सोच इंपॉर्टेंट है। रैशनल बंदा बोलेगा कि मैं अपने रिटायरमेंट के लिए एग्जैक्ट 8 करोड़ रुपए टारगेट करूंगा क्योंकि मुझे इतना रिक्वायर्ड होगा। लेकिन रीजनेबल बंदा सोचेगा कि मुझे एग्जैक्ट नंबर के पीछे नहीं भागना, मुझे इतना सेव करना है कि मैं अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकूं और इमरजेंसीज हैंडल कर सकूं। मतलब रीजनेबल सोच फ्लेक्सिबल है, वो परफेक्शन के पीछे नहीं भागती। एक और जगह रैशनल और रीजनेबल का फर्क समझिए। रैशनल कहता है कि अगर स्टैटिस्टिकली कार एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी प्लेन एक्सीडेंट से ज़्यादा है तो हमें हमेशा प्लेन प्रेफर करना चाहिए। लेकिन रीजनेबल बंदा कह सकता है कि मुझे प्लेन में ट्रैवल करते वक्त एंग्जाइटी होती है, इसलिए मैं कार चूज करूंगा। मतलब कभी कभी इमोशंस नंबर्स पर भारी पड़ते हैं और ये गलत नहीं है, ये इंसानी नेचर है। मॉर्गन कहते हैं कि पैसों के मामले में हमेशा एक गोल्डन रूल याद रखो। आपको अपने डिसीजंस इस तरह लेने चाहिए कि आप रात को चैन की नींद सो सको। अगर आप रैशनल कैलकुलेशन के चक्कर में अपना पैसा ऐसी जगह डाल देते हो जहां से आपको एंग्जाइटी होती है, तो वो डिसीजन आपके लिए सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन अगर आप रीजनेबल अप्रोच से इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो थोड़ा मैथमेटिकली कम प्रॉफिटेबल हो, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म शांति और कंसिस्टेंसी देता है।
एक और सिंपल एग्जाम्पल लो, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। रैशनल कैलकुलेशन कहेगी कि कभी कभी मार्केट क्रैश के वक्त एकदम लमसम इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन रीजनेबल सोचती है कि रेगुलर SIP करते रहना बेटर है, क्योंकि ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है और आपको इमोशंस के ट्रैप में गिरने से बचाता है। यहाँ एक और बड़ी बात मॉर्गन हाईलाइट करते हैं, रीजनेबल अप्रोच आपके फैमिली और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ भी अलाइन होता है। एक रैशनल इन्वेस्टर अपनी फैमिली की नीड्स को इग्नोर करके हर पैसा हाईएस्ट रिटर्न वाले एसेट्स में डाल देगा, लेकिन रीजनेबल बंदा अपनी वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स की नीड्स को भी कंसिडर करेगा और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बैलेंस रखेगा। और एंड ऑफ द डे यही सस्टेनेबल होता है। दोस्तों, रीजनेबल अप्रोच का मतलब ये नहीं कि आप अपने दिमाग को यूज ही मत करो, मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंडली इमोशनल हो जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल हार्ट दोनों को बैलेंस करो। मतलब एक मिडिल पाथ जिसमें नंबर्स भी रिस्पेक्ट हों और इंसानी नीड्स भी समझी जाएं। और यही चैप्टर का एसेंस है। फाइनेंशियल प्लानिंग का गोल परफेक्ट मैथमेटिकल आंसर नहीं होता। फाइनेंशियल प्लानिंग का गोल होता है एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आप रियलिस्टिकली फॉलो कर सको, जो आपके इमोशंस, फियर्स और लाइफस्टाइल के साथ फिट हो। मतलब हमेशा रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। सो दोस्तों, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को जज करते वक्त ये सोचना छोड़ दो कि क्या ये सबसे रैशनल है, और ये सोचना स्टार्ट करो कि क्या ये रीजनेबल है, क्या मैं इसे लॉन्ग टर्म फॉलो कर पाऊंगा, क्या ये मुझे शांति देता है। अगर आंसर हाँ है तो वही बेस्ट डिसीजन है। दोस्तों, पैसों की दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि जो हमें लगता है कि हमेशा वैसे ही चलेगा, वो अक्सर बदल जाता है। मतलब फिनेंस, इकोनॉमी और लाइफ में सबसे कांस्टेंट चीज है सरप्राइज। और मॉर्गन हाउसल ये बताते हैं कि इंसान कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितनी भी प्लानिंग कर ले, वो फ्यूचर के सरप्राइजेस को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सोचिए, अगर हम 20 साल पहले यानी 2003 में होते तो हम सोचते कि दुनिया टेक्नोलॉजी के बिना चल ही नहीं सकती। तब मोबाइल फोन्स नए नए पॉपुलर हो रहे थे। क्या किसी ने सोचा था कि आज के टाइम में एक छोटी सी स्मार्टफोन डिवाइस के बिना इंसान काम ही नहीं कर पाएगा? और क्या किसी ने सोचा था कि एक दिन आएगा जब एक कंपनी जैसे एप्पल या गूगल $1 ट्रिलियन वैल्यू क्रॉस कर देंगे? ये सब एक सरप्राइज था। इसी तरह अगर आप 2007 में किसी से पूछते तो वो कहता कि रियल एस्टेट प्राइसेस हमेशा ऊपर ही जाते हैं। लेकिन 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस ने दुनिया को हिला कर रख दिया। मिलियंस ऑफ लोग अपना घर खो बैठे, बैंक्स कोलैप्स हो गए और इकोनॉमी डूब गई। क्या किसी ने एग्जैक्ट टाइमिंग और स्केल प्रिडिक्ट किया था? नहीं, क्योंकि ये एक बड़ा सरप्राइज था। मॉर्गन कहते हैं कि पैसों की दुनिया में सरप्राइजेस हमेशा आएंगे, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। और इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो समझता है कि फ्यूचर भी पास्ट की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि फ्यूचर हमेशा नए सरप्राइजेस लेकर आता है जो किसी को पहले से दिखाई नहीं देते। सोचिए एक और एग्जाम्पल, कोविड-19 पैंडेमिक। 2019 के एंड में किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक वायरस पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रोक देगा, जॉब्स चली जाएंगी, स्टॉक मार्केट क्रैश होगा और लोग घर में बंद हो जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा इनविजिबल वायरस ने $1 ट्रिलियन का डैमेज कर दिया। लेकिन फिर वही पैंडेमिक ने नई इंडस्ट्रीज को बूम दिया, जैसे जूम, ऑनलाइन एजुकेशन, ई-कॉमर्स, वैक्सीन्स। मतलब एक ही इवेंट ने कुछ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की और कुछ के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यही है सरप्राइज फैक्टर, जो पैसों की दुनिया का सबसे बड़ा रूल है। अब सवाल यह है कि अगर सरप्राइज हमेशा आएगा तो हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें? क्या इसका मतलब है कि प्लानिंग करना ही बेकार है? नहीं दोस्तों, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन प्लानिंग में एक चीज ऐड करनी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब अपना प्लान ऐसा बनाओ जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए भी रेडी हो। मॉर्गन कहते हैं कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है ओवर कॉन्फिडेंस। लोग सोचते हैं कि उन्हें पता है कि अगले 10 साल मार्केट कैसा बिहेव करेगा, किस इंडस्ट्री में बूम आएगा और किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना बेस्ट रहेगा। लेकिन हिस्ट्री हमेशा दिखाती है कि रियलिटी इन अजम्पशंस को तोड़ देती है। इसलिए अपने प्लान को फ्लेक्सिबल रखो, ताकि जब कोई नया सरप्राइज आए तो आप एडजस्ट कर सको। एक और बड़ी लर्निंग यह है कि आप अपना फ्यूचर परफेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी डिजाइन कर सकते हो। मतलब अपने आप से पूछो, अगर मार्केट 50% गिर गया तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? अगर मेरी जॉब चली गई तो मेरे पास 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड है या नहीं? अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो मैं फाइनेंशियली स्टेबल रहूंगा या नहीं? अगर आपके पास सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है तो आप हर सरप्राइज को झेल पाओगे। सरप्राइज का एक और एंगल है अपॉर्चुनिटीज। हर एक क्राइसिस के साथ एक नई अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। जैसे .com बबल के बाद गूगल और अमेजॉन ग्रो हुए, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद नए फिनटेक कंपनीज आईं, पैंडेमिक के बाद डिजिटल इकोनॉमी बूम हुई। मतलब एक ही इवेंट ने कुछ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की और कुछ के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यही है सरप्राइज फैक्टर, जो पैसों की दुनिया का सबसे बड़ा रूल है। अब सवाल यह है कि सरप्राइज हमेशा आएगा तो हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें? क्या इसका मतलब है कि प्लानिंग करना ही बेकार है? नहीं दोस्तों, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन प्लानिंग में एक चीज ऐड करनी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब अपना प्लान ऐसा बनाओ जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए भी रेडी हो।
मॉर्गन कहते हैं कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है ओवर कॉन्फिडेंस। लोग सोचते हैं कि उन्हें पता है कि अगले 10 साल मार्केट कैसा बिहेव करेगा, किस इंडस्ट्री में बूम आएगा और किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना बेस्ट रहेगा। लेकिन हिस्ट्री हमेशा दिखाती है कि रियलिटी इन अजम्पशंस को तोड़ देती है। इसीलिए अपने प्लान को फ्लेक्सिबल रखो ताकि जब कोई नया सरप्राइज आए तो आप एडजस्ट कर सको। एक और बड़ी लर्निंग ये है कि आप अपना फ्यूचर परफेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी डिजाइन कर सकते हो। मतलब अपने आप से पूछो, अगर मार्केट 50% गिर गया तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? अगर मेरी जॉब चली गई तो मेरे पास 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड है या नहीं? अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो मैं फाइनेंशियली स्टेबल रहूंगा या नहीं? अगर आपके पास सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है तो आप हर सरप्राइज को झेल पाओगे। सरप्राइज का एक और साइकोलॉजिकल एंगल है। जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो इंसान पैनिक कर लेता है और पैनिक के टाइम लिए गए डिसीजंस हमेशा गलत होते हैं। इसीलिए अपना दिमाग मेंटली प्रिपेयर रखो कि कभी भी कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। अगर आप मेंटली तैयार हो तो पैनिक के बजाय कामली एडजस्ट करोगे। मॉर्गन एक एनालॉजी देते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक रोड ट्रिप की तरह होती है। अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो तो आप मैप बनाते हो, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जैम, एक्सीडेंट, वेदर या कंस्ट्रक्शन हो सकता है। मतलब आपका एग्जैक्ट प्लान फेल हो सकता है, लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल हो और ऑल्टरनेट रूट्स रेडी हैं तो आप डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंच जाओगे। वैसे ही पैसों के मामले में एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस काम नहीं आते, लेकिन अडेप्टेबिलिटी हमेशा काम आती है। दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि पैसों की दुनिया में सर्टेनिटी कभी नहीं होती। जो आपको लगता है कि हमेशा रहेगा वो शायद कल खत्म हो जाए। जो आपको लगता है कि कभी नहीं होगा वो कल सुबह हो जाए। मतलब लाइफ और मनी में हमेशा सरप्राइजेस आते रहेंगे, और सक्सेसफुल वही होगा जो सरप्राइजेस के लिए फ्लेक्सिबल होगा, जिसके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा और जो पैनिक के बजाय कामली एडजस्ट करेगा। सो दोस्तों, याद रखो, पैसों की दुनिया में सबसे पावरफुल स्किल प्रिडिक्शन नहीं बल्कि अडेप्टेबिलिटी है। हर एक फाइनेंशियल जर्नी में ट्विस्ट्स और टर्न्स होंगे और हर टर्न एक सरप्राइज लेकर आएगा। जो इंसान उन सरप्राइजेस को समझकर एडजस्ट कर लेगा वही लॉन्ग टर्म में जीतेगा। दोस्तों, पैसों की दुनिया में एक गोल्डन प्रिंसिपल है जो हमेशा काम करता है, चाहे आप इन्वेस्टिंग करो, सेविंग करो या बिजनेस चलाओ। और वो प्रिंसिपल है रूम फॉर एरर, यानी अपने प्लान में हमेशा थोड़ी जगह बचाकर रखना, एक सेफ्टी मार्जिन क्रिएट करना। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग का सीक्रेट यही है कि आप अपने अजम्पशंस और प्रेडिक्शंस को कभी 100% पक्का मत मानो, बल्कि उनके आसपास थोड़ा बफर रखो। अब इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए आप एक घर बनवा रहे हो और आर्किटेक्ट आपको कहता है कि इस घर की कॉस्ट 50 लाख होगी। अगर आपने अपना बजट एग्जैक्टली 50 लाख ही रखा और कंस्ट्रक्शन के दौरान सीमेंट के रेट्स बढ़ गए या वर्कर्स की फीस ज्यादा हो गई तो आपका पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना बजट 55-60 लाख रखा होता तो ये एक्स्ट्रा 5-10 लाख आपके लिए एक सेफ्टी मार्जिन बन जाता, यानी रूम फॉर एरर। वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर आप मानकर चल रहे हो कि आपके इन्वेस्टमेंट्स हमेशा 12% रिटर्न देंगे तो ये डेंजरस अजम्पशन है, क्योंकि रियलिटी में कभी मार्केट 20% भी दे सकता है और कभी सिर्फ 5% भी। अगर आपने अपने रिटायरमेंट या बच्चों की फीस का कैलकुलेशन एक फिक्स्ड ऑप्टिमिस्टिक नंबर पर बनाया है तो रिस्क ज्यादा है। लेकिन अगर आपने थोड़ा कंजर्वेटिव अज्यूम किया और अपनी प्लानिंग में एरर के लिए जगह रखी तो आप लॉन्ग टर्म में सेफ रहोगे। मॉर्गन कहते हैं कि रूम फॉर एरर का मतलब है हमेशा अपने प्लान में थोड़ा स्लैक रखना। मतलब अपना फ्यूचर परफेक्ट प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है और हमेशा सरप्राइजेस लाता है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा, जब आप सरप्राइजेस के लिए रेडी होते हो तो वो आपको हिला नहीं पाते, क्योंकि आपके पास मार्जिन होता है। इस प्रिंसिपल को स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में देखो। अगर आप 100% अपना पैसा स्टॉक्स में डाल देते हो क्योंकि हिस्टोरिकली उन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, तो आपने अपने लिए रूम फॉर एरर 0 रखा। मतलब अगर मार्केट 50% गिर गया तो आपका पूरा पोर्टफोलियो टूट जाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा एलोकेशन बॉन्ड्स, एफडी या कैश में रखा तो वो एक बफर बन गया जो आपको क्राइसिस के वक्त बचा लेगा। एक और एग्जाम्पल, इमरजेंसी फंड। लोग सोचते हैं कि इमरजेंसी फंड पैसा बर्बाद करता है क्योंकि वो रिटर्न नहीं देता, लेकिन रियलिटी में इमरजेंसी फंड ही आपको सर्वाइव करने में मदद करता है जब आपकी जॉब चली जाती है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है। यानी इमरजेंसी फंड आपके फाइनेंशियल लाइफ का रूम फॉर एरर है। दोस्तों, मॉर्गन एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस हमेशा बेस्ट प्रेडिक्शन पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सर्वाइवल पर डिपेंड करती है। जो इंसान बचा रहता है वो हमेशा अगला चांस ले सकता है। अगर आपके प्लान में एरर के लिए जगह नहीं है तो एक बड़ा झटका आपको परमानेंटली गेम से बाहर कर देगा। लेकिन अगर आपके पास सेफ्टी मार्जिन है
तो आप सर्वाइव कर जाओगे और फिर ग्रोथ के लिए रेडी रहोगे। एक एनालॉजी सोचिए, अगर आप एक माउंटेन क्लाइंबर हो और आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का कैलकुलेशन एकदम टाइट किया है, मतलब जितना जरूरी है उतना ही ले गए, तो एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी ले लेगी। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी किए तो वो आपकी जान बचा लेगा। यानी रूम फॉर एरर लिटरली सर्वाइवल का मैटर बन जाता है। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ये सब रूम फॉर एरर के ही फॉर्म्स हैं। ये शायद हमेशा यूज ना हो, लेकिन जब जरूरत होती है तो आपको बचा लेते हैं। स्मार्ट इंसान वो नहीं होता जो हर पैसा सिर्फ ग्रोथ में डाल दे, बल्कि वो होता है जो अपने परिवार के लिए सेफ्टी नेट भी रखे। एक और साइकोलॉजिकल एंगल है, अगर आपके पास सेफ्टी मार्जिन है तो आपको हर डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंस होता है। मतलब आप ज्यादा डेयरिंग और इनोवेटिव बन सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर गलती भी हो गई तो आप सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन अगर आप टाइट रोप पर चल रहे हो जिसमें गिरने का कोई चांस नहीं बचा, तो आप हमेशा डर में रहोगे और कभी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नहीं लोगे। मॉर्गन कहते हैं कि रूम फॉर एरर का मतलब है हमेशा अपने अजम्पशंस को कभी एक्सट्रीम मत समझना। मतलब अगर आपको लगता है कि आप अगले 30 साल जॉब करोगे, तो अपना रिटायरमेंट प्लान इसी अजम्पशन पर मत बनाओ। शायद हेल्थ इश्यू आ जाए, फैमिली इमरजेंसी आ जाए, या इकोनॉमी की वजह से आपको अर्ली रिटायर करना पड़ जाए। अगर आपने रूम फॉर एरर रखा है तो आप रेडी रहोगे। इसी प्रिंसिपल को लाइफ के हर एंगल में अप्लाई करो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा कैश रिजर्व रखो। अगर आप घर खरीद रहे हो तो हमेशा अपने बजट के अंदर रहो। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमेशा अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से थोड़ा कम रिस्क लो। ये सब रूम फॉर एरर के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको सेफ और सस्टेनेबल बनाते हैं। एक और साइकोलॉजिकल एंगल है, अगर आपके पास सेफ्टी मार्जिन है तो आपको हर डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंस होता है। मतलब आप ज्यादा डेयरिंग और इनोवेटिव बन सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर गलती भी हो गई तो आप सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन अगर आप टाइट रोप पर चल रहे हो जिसमें गिरने का कोई चांस नहीं बचा, तो आप हमेशा डर में रहोगे और कभी ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज नहीं लोगे। मॉर्गन कहते हैं कि रूम फॉर एरर का मतलब है अपने अजम्पशंस को कभी एक्सट्रीम मत समझना। मतलब अगर आपको लगता है कि आप अगले 30 साल जॉब करोगे, तो अपना रिटायरमेंट प्लान इसी अजम्पशन पर मत बनाओ। शायद हेल्थ इशू आ जाए, फैमिली इमरजेंसी आ जाए, या इकोनॉमी की वजह से आपको अर्ली रिटायर करना पड़ जाए। अगर आपने रूम फॉर एरर रखा है तो आप रेडी रहोगे। इसी प्रिंसिपल को लाइफ के हर एंगल में अप्लाई करो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा कैश रिजर्व रखो। अगर आप घर खरीद रहे हो तो हमेशा अपने बजट के अंदर रहो। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमेशा अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से थोड़ा कम रिस्क लो। ये सब रूम फॉर एरर के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको सेफ और सस्टेनेबल बनाते हैं। एक और बड़ी इंसाइट ये है कि रूम फॉर एरर आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब आपके पास बफर होता है तो आप पैनिक में शॉर्ट टर्म डिसीजंस नहीं लेते। मतलब आप अपना इन्वेस्टमेंट जल्दी बेचने के बजाय वेट करते हो, आप अपना प्लान स्टिक करते हो, और इसी पेशेंस से कंपाउंडिंग का मैजिक होता है। दोस्तों, इस चैप्टर का एसेंस ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कभी भी एक परफेक्ट प्रेडिक्शन गेम नहीं है। ये सर्वाइवल का गेम है, और सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि आप अपने प्लान में रूम फॉर एरर रखो। मतलब एक एक्स्ट्रा कुशन, एक एक्स्ट्रा मार्जिन जो आपको शॉक्स के टाइम गिरने से बचाए। जो इंसान ये समझ जाता है वो हमेशा गेम में बना रहता है, और गेम में रहना ही वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। सो दोस्तों, अपने लाइफ और पैसों की प्लानिंग करते वक्त हमेशा अपने आप से पूछो, क्या मैंने अपने प्लान में एरर के लिए जगह रखी है? क्या मेरे पास एक बफर है जो मुझे अनएक्सपेक्टेड शॉक से बचा लेगा? अगर हाँ, तो आप सेफ हो। अगर नहीं, तो अभी से अपना सेफ्टी नेट क्रिएट करो, क्योंकि फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है और सिर्फ वही जीतेगा जिसके पास रूम फॉर एरर होगा। दोस्तों, जिंदगी का एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम बदलते रहते हैं। हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स, हमारी प्रायोरिटीज सब वक्त के साथ चेंज होते हैं। लेकिन जब पैसों की बात आती है तो हम अक्सर प्लानिंग ऐसे करते हैं जैसे हम हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। मॉर्गन हॉसल इस चैप्टर में कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि आप अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन फ्यूचर में आप खुद बदल चुके होंगे। मतलब आप जो अभी चाहते हो, जो अभी सपने देख रहे हो, वो शायद 10-15 साल बाद आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट ना रहें। सोचिए, आप 20s में हो और सोच रहे हो कि मुझे एक स्पोर्ट्स कार खरीदनी है। आप उसके लिए सेविंग करने लगते हो। लेकिन जब आप 35 के होते हो तो आपको लगता है कि कार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना घर या बच्चों की एजुकेशन। मतलब आपकी प्रायोरिटी बदल गई। लेकिन अगर आपने अपना पूरा फाइनेंशियल प्लान सिर्फ उस स्पोर्ट्स कार के सपने पर बनाया था तो आपको रिग्रेट होगा। इसी को मॉर्गन कहते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन। मतलब हम हमेशा ये अंडर एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में हम कितना बदल जाएंगे।
हम सोचते हैं कि जो मैं आज हूं, जो मेरी सोच आज है, वही मेरी सोच हमेशा रहेगी। लेकिन रियलिटी ये है कि हम कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते हैं। एक और सिंपल एग्जाम्पल देखिए। जब हम यंग होते हैं तो लगता है कि पैसे का सबसे बड़ा यूज़ है लग्जरी चीज़ें लेना, फ़ोन्स, गैजेट्स, वेकेशंस। लेकिन जैसे जैसे हम एज होते हैं, हमें लगता है कि सिक्योरिटी और फ्रीडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अपनी जॉब छोड़ पाओ जब चाहो, अपने फैमिली के साथ टाइम बिता पाओ, ये सब ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है। मॉर्गन कहते हैं कि इसी वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अपने प्लान्स को इतना रिजिड मत बनाओ कि आप फ्यूचर में जब चेंज हो जाओ तो रिग्रेट करने लग जाओ। हमेशा अपने प्लान्स में थोड़ा स्पेस रखो ताकि आप नए गोल्स को अकोमोडेट कर सको। एक स्टोरी सोचिए। एक बंदा अपने 20s में डिसाइड करता है कि मुझे 40 की एज तक एकदम रिच बनना है और अपना पूरा टाइम करियर बनाने में लगा देता है। वो फैमिली, हेल्थ और हॉबीज इग्नोर करता है। लेकिन जब वो 40 का होता है तो उसे लगता है कि पैसा तो है, लेकिन फैमिली के साथ रिलेशनशिप वीक हो गया है, हेल्थ खराब है और लाइफ में खुशी नहीं है। मतलब उसने अपनी लाइफ एक ऐसे गोल के लिए डेडिकेट कर दी जो फ्यूचर में उतना वैल्यूएबल नहीं निकला। यही प्रॉब्लम है, हम अपने प्रेजेंट के डिजायर्स को परमानेंट समझ लेते हैं। इसीलिए स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि आप अपने गोल्स को टाइम के साथ रिव्यू करो। मतलब हर 5 या 10 साल में अपने आप से पूछो, अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या मेरे प्लान्स मेरे नए गोल्स के साथ अलाइंड होते हैं। अगर नहीं तो अपना प्लान चेंज करो। एक और बड़ी बात जो मॉर्गन कहते हैं वो ये है कि रिग्रेट्स ज़्यादातर इसी वजह से आते हैं क्योंकि हम एक ऐसे फ्यूचर के लिए सैक्रिफाइस करते हैं जो बाद में हमें चाहिए ही नहीं होता। मतलब आप अपनी 20s और 30s में अपना सारा वक्त और पैसा एक ऐसी लाइफस्टाइल बनाने में लगा देते हो जो शायद आपको 40s में पसंद ही ना आए। इसलिए ब्लाइंडली सैक्रिफाइस करने से बेटर है कि आप बैलेंस रखो, थोड़ा एंजॉय अभी भी करो और थोड़ा इन्वेस्ट फ्यूचर के लिए भी। अब एक और एंगल सोचिए, रिलेशनशिप्स। जब आप यंग होते हो तो लगता है कि इंडिपेंडेंस सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है आपको समझ आता है कि कंपेनियनशिप, दोस्ती और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आपने अपना पूरा फाइनेंशियल प्लान इंडिपेंडेंस के सपने पर बनाया था और रिलेशनशिप्स को इग्नोर किया था तो बाद में लगता है कि ये सब बेकार था। मॉर्गन कहते हैं कि पैसों का असली रोल हमेशा आपको फ्रीडम देना चाहिए, न कि आपको एक रिजिड पाथ पर बांध के रखना। फ्रीडम का मतलब है कि आप अपने गोल्स के चेंज होने पर अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को नई डायरेक्शन में लगा सको। अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप अपने ही पास्ट डिसीजंस के प्रिजनर बन जाते हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़की सोचती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसके लिए वो बहुत साल हार्डवर्क करती है, लेकिन जब वो डॉक्टर बन जाती है तो उसे लगता है कि मुझे राइटिंग या टीचिंग ज़्यादा पसंद है। अगर उसके पास फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो करियर शिफ्ट कर पाती है। लेकिन अगर उसने अपना पूरा फाइनेंशियल प्लान सिर्फ एक पाथ के लिए रिजिड बना लिया है तो वो ट्रैप हो जाएगी। दोस्तों, इस चैप्टर का एसेंस यही है कि आप खुद बदलोगे और ये नॉर्मल है। जो गोल्स आज आपको अट्रैक्टिव लगते हैं वो कल बोरिंग लग सकते हैं। जो चीज़ें आज सैक्रिफाइस लगती हैं वो कल प्राइसलेस लग सकती हैं। इसीलिए अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखो। मॉर्गन एक लाइन में कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्किल है अडैप्टेबिलिटी। मतलब आप अपने गोल्स, अपने प्लान्स और अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम के साथ एडजस्ट कर पाओ। रिजिड रहना आपको रिग्रेट दिलाएगा, फ्लेक्सिबल रहना आपको फ्रीडम देगा। सो दोस्तों, आज से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त ये मत सोचो कि मेरा फ्यूचर एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जैसे मैं अब सोच रहा हूँ, बल्कि ये सोचो कि मेरा फ्यूचर मुझे सरप्राइज करेगा, मैं खुद भी चेंज हो जाऊंगा और इसलिए मुझे अपने प्लान्स में हमेशा स्पेस छोड़नी है। यही विजडम आपको अननेसेसरी रिग्रेट से बचाएगी और आपको एक ऐसी जिंदगी दे पाएगी जिसमें पैसा आपके लिए एक टूल ऑफ फ्रीडम बनेगा, न कि एक चेन ऑफ पास्ट चॉइसेस। दोस्तों, जिंदगी में एक यूनिवर्सल रूल है, कुछ भी फ्री नहीं मिलता। चाहे वो पैसा हो, सक्सेस हो या फ्रीडम हो, हर चीज का एक प्राइस होता है और आपको वो प्राइस चुकाना पड़ता है। बस दिक्कत यह है कि पैसों की दुनिया में वो प्राइस हमेशा सीधा पैसा नहीं होता, बल्कि वो प्राइस होता है अनसर्टेनिटी, रिस्क और स्ट्रेस। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा गलत समझ ये है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे हाई रिटर्न्स मिलेंगे बिना प्राइस दिए। मतलब लोग चाहते हैं कि मार्केट मुझे हमेशा 12-15% रिटर्न दे, लेकिन कभी गिरावट ना हो, कभी वॉलेटिलिटी ना हो। ये इम्पॉसिबल है। अगर आपको हाई रिटर्न्स चाहिए तो उसका प्राइस है वॉलेटिलिटी को टॉलरेट करना। सोचिए, अगर मार्केट हमेशा स्टेबल होता, कभी नीचे नहीं गिरता, तो हर कोई उसमें इन्वेस्ट करता, और जब हर कोई इन्वेस्ट करता तो रिटर्न्स कम हो जाते।
मतलब जो चीज़ अट्रैक्टिव है उसका एक हिडन कॉस्ट होता है, और स्टॉक मार्केट में वो कॉस्ट है इमोशनल पेन और अनसर्टेनिटी को झेलना। मॉर्गन एक पावरफुल एनालॉजी देते हैं, जैसे आप एक थीम पार्क में जाते हो और रोलर कोस्टर राइड पर बैठना चाहते हो। उसका थ्रिल फ्री नहीं है, उसका प्राइस है डर, चक्कर और कभी-कभी उल्टी तक। लेकिन जो लोग ये प्राइस देने को रेडी होते हैं, उन्हें राइड का मजा मिलता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट का थ्रिल है वेल्थ क्रिएशन, और इसका प्राइस है शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स झेलना। अब प्रॉब्लम यह है कि लोग प्राइस को गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं कि लॉस अवॉइड करना पॉसिबल है अगर वो स्मार्ट बन जाएं या मार्केट टाइम कर लें। लेकिन सच ये है कि लॉस और वॉलेटिलिटी ही वो प्राइस है जो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप ये प्राइस नहीं देना चाहते तो आपको हाई रिटर्न में नहीं मिलेगा। एक सिंपल एग्जांपल लो, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। उस वक्त स्टॉक मार्केट 50% गिर गया था। जो लोग पैनिक करके मार्केट से बाहर आ गए, उन्होंने अपना लॉस परमानेंट कर लिया। मतलब उन्होंने प्राइस चुकाया लेकिन रिवॉर्ड नहीं लिया। लेकिन जो लोग बैठे रहे, उन्होंने दर्द झेला, पेशेंस रखा, और अगले 10 सालों में उनका पैसा मल्टीपल टाइम्स ग्रो हो गया। मतलब उन्होंने प्राइस दिया और रिवॉर्ड भी लिया। यही बात लाइफ के हर फील्ड में अप्लाई होती है। अगर आप हेल्दी बॉडी चाहते हो तो उसका प्राइस है रेगुलर एक्सरसाइज, डिसिप्लिन और कभी-कभी जंक फूड अवॉइड करना। अगर आप एक सक्सेसफुल करियर चाहते हो तो उसका प्राइस है हार्ड वर्क, लेट नाइट्स और फेलियर्स को टॉलरेट करना। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हो तो उसका प्राइस है कॉम्प्रोमाइज, पेशेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को मैनेज करना। मतलब दोस्तों, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। हर अचीवमेंट का एक हिडन कॉस्ट होता है, और सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो वो कॉस्ट देने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। मॉर्गन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाते हैं। लोग अक्सर कॉस्ट को गलत टाइम पर फील करते हैं। मतलब रिवॉर्ड हमेशा बाद में मिलता है, लेकिन प्राइस आपको अभी देना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में भी आपको शॉर्ट टर्म पेन अभी फील होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स फ्यूचर में आते हैं। इसी मिसमैच की वजह से लोग पेशेंस खो देते हैं और गलत डिसीजंस ले लेते हैं। सोचिए, आप जिम जाते हो, फर्स्ट डे आपको दर्द होता है, मसल्स पुल होते हैं, ये प्राइस है। लेकिन रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग बॉडी, आपको मंथ्स बाद मिलेगा। अगर आप फर्स्ट वीक के दर्द को टॉलरेट नहीं कर पाए तो आप कभी रिजल्ट नहीं देख पाओगे। वैसे ही इन्वेस्टिंग में भी है। अगर आपने पहले क्रैश में ही गिव अप कर दिया तो आप कभी कंपाउंडिंग का रिवॉर्ड नहीं देख पाओगे। अब एक और एंगल समझिए। प्राइस देने का मतलब सिर्फ सफ़र करना नहीं है, बल्कि उस सफरिंग को एक्सेप्ट करना है एज अ नॉर्मल कॉस्ट। अगर आप उसे अनफेयर समझते हो तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, लेकिन अगर आप उसे एक एंट्री टिकट समझते हो तो आप काम रहोगे। मॉर्गन कहते हैं वॉलेटिलिटी इज द फी नॉट द फाइन। मतलब गिरावट एक पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक टिकट प्राइस है जो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए देना पड़ता है। एक और स्टोरी। एक इन्वेस्टर ने अपना पैसा S&P 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया था और 30 साल तक होल्ड किया। उसने अपना पैसा 15 टाइम्स मल्टीप्लाई होता देखा। लेकिन अगर वो बीच में पैनिक करके सेल कर देता तो ये पॉसिबल नहीं था। मतलब रिवॉर्ड बड़ा था, लेकिन प्राइस भी बड़ा था। उन 30 सालों में उसने मल्टीपल क्रैशेस झेले, कभी 40% लॉस, कभी 30% लॉस। अगर वो उन दर्द के मोमेंट्स को टॉलरेट नहीं करता तो उसे रिजल्ट नहीं मिलता। मतलब दोस्तों, यही विजडम हमें सीखनी है। हर चीज़ का प्राइस होता है, और जब आप उस पर कॉन्शियस हो जाते हो तो आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाता है। आप हर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को नेचुरली एक्सेप्ट करते हो और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंजॉय करते हो। अब एक और एंगल समझिए। प्राइस देने का मतलब सिर्फ सफ़र करना नहीं है, बल्कि उस सफरिंग को एक्सेप्ट करना है एज अ नॉर्मल कॉस्ट। अगर आप उसे अनफेयर समझते हो तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, लेकिन अगर आप उसे एक एंट्री टिकट समझते हो तो आप काम रहोगे। मॉर्गन कहते हैं वॉलेटिलिटी इज द फी नॉट द फाइन। मतलब गिरावट एक पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक टिकट प्राइस है जो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए देना पड़ता है। एक और स्टोरी। एक इन्वेस्टर ने अपना पैसा S&P 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया था और 30 साल तक होल्ड किया। उसने अपना पैसा 15 टाइम्स मल्टीप्लाई होता दिखा। लेकिन अगर वो बीच में पैनिक करके सेल कर देता तो ये पॉसिबल नहीं था। मतलब रिवॉर्ड बड़ा था, लेकिन प्राइस भी बड़ा था। उन 30 सालों में उसने मल्टीपल क्रैशेस झेले, कभी 40% लॉस, कभी 30% लॉस। अगर वो उन दर्द के मोमेंट्स को टॉलरेट नहीं करता तो उसे रिजल्ट नहीं मिलता। मतलब दोस्तों, यही विजडम हमें सीखनी है। हर चीज़ का प्राइस होता है, और जब आप उस पर कॉन्शियस हो जाते हो तो आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाता है। आप हर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को नेचुरली एक्सेप्ट करते हो और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंजॉय करते हो। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब भी आपको लगे कि मार्केट गिर रहा है और आपको पैनिक हो रहा है, तो याद रखिए कि गिरावट ही वो कॉस्ट है जो आपको एंट्री टिकट के रूप में देनी है। अगर ये गिरावट ना होती तो आपको रिटर्न्स भी नॉर्मल बैंक FD के जैसे मिलते। मतलब रिस्क और रिवॉर्ड एक कॉइन के दो साइड हैं। एक को इग्नोर करके दूसरा पाना पॉसिबल नहीं है। लाइफ में भी यही रूल है।
आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हो, उसका प्राइस है पेशेंस और कॉम्प्रोमाइज़। आप एक फुलफिलिंग करियर चाहते हो, तो उसका प्राइस है हार्ड वर्क, लेट नाइट्स और फेलियर्स को टॉलरेट करना। अगर आप एक वेल्दी रिटायरमेंट चाहते हो, तो उसका प्राइस है प्रेजेंट में थोड़ा कंजम्पशन सैक्रिफाइस करना। अगर आप ये प्राइस देना रेडी हो, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप फ्री लंच ढूंढ रहे हो, तो हमेशा डिसअपॉइंट रहोगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर का मेन एसेंस है सब कुछ का एक प्राइस है, और सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्किल ये है कि आप उस प्राइस को एक्सेप्ट करो और उसे पे करने के लिए मेंटली रेडी रहो। वॉलेटिलिटी, अनसर्टिनिटी, पेशेंस, स्ट्रेस, ये सब पैसों की दुनिया के टिकट चार्जेस हैं। जो लोग इन चार्जेस को अफोर्ड करते हैं, वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। तो अगली बार जब भी मार्केट में गिरावट आए या लाइफ में कोई सेटबैक आए, तो अपने आप से ये पूछो कि क्या मैं ये प्राइस देने को तैयार हूं ताकि मुझे लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड मिल सके। अगर जवाब हाँ है, तो आप ऑलरेडी उन्हीं 1% लोगों में हो जो पेशेंस और विजडम के दम पर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं। दोस्तों, पैसों के मामले में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को दूसरों से कंपेयर करना। हम अक्सर सोचते हैं कि उसने इतना इन्वेस्ट किया, उसने ये स्टॉक खरीदा, उसने ये प्रॉपर्टी ली, तो मुझे भी वैसे ही करना चाहिए। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि ये अप्रोच हमेशा गलत होती है, क्योंकि आप और दूसरे इंसान एक जैसे नहीं हो। चैप्टर का नाम ही है यू एंड मी, मतलब मैं और तुम दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारी नीड्स, हमारी टाइम होराइजन अलग हैं। इसलिए जो चीज मेरे लिए सही है वो तुम्हारे लिए गलत हो सकती है, और जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वो मेरे लिए डिजास्टर हो सकता है। सोचिए, एक यंग लड़का है जो 25 साल का है, उसके पास 40 साल का लॉन्ग टर्म होराइजन है रिटायरमेंट तक। अगर वो स्टॉक मार्केट में रिस्की ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे, तो वो रीजनेबल है, क्योंकि उसके पास टाइम है रिस्क बेयर करने का। लेकिन एक 60 साल के रिटायर होने वाले अंकल अगर वही रिस्की स्टॉक्स खरीद लेते हैं, तो उनके लिए वो गलती होगी, क्योंकि उन्हें अपना पैसा जल्दी चाहिए और उनके लिए रिस्क बेयर करना डेंजरस है। मतलब सेम डिसीजन एक के लिए स्मार्ट है और दूसरे के लिए स्टूपिड। इसीलिए मॉर्गन कहते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस आर नॉट मेड ऑन स्प्रेडशीट्स, दे आर मेड एट द डिनर टेबल। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग इंसान की रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड होती है, ना कि सिर्फ मैथमेटिक्स पर। अब सोचिए, एक पर्सन है जो अपने लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। वो हमेशा स्टेबल इनकम और सेफ इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाता है। दूसरा पर्सन है जो थ्रिल और एडवेंचर को पसंद करता है। वो रिस्की स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, क्रिप्टो में पैसा लगाता है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर जज करेंगे। पहला सोचेगा कि दूसरा पागल है और दूसरा सोचेगा कि पहला बोरिंग है। लेकिन सच ये है कि दोनों अपनी पर्सनालिटी और अपनी नीड्स के हिसाब से सही डिसीजन ले रहे हैं। यही वजह है कि फाइनेंस में यूनिवर्सल राइट डिसीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर इंसान की लाइफ स्टेज, उसके ड्रीम्स, उसका फियर अलग होता है। इसलिए पैसों के मामले में कंपेयर करना एकदम बेकार है। एक और एग्जांपल लो। सपोज एक आदमी लॉटरी जीत लेता है। उसके लिए रिस्क लेने का मतलब अलग होगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक बड़ा सेफ्टी नेट है। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली मैन जिसके घर ईएमआई, बच्चों की फीस और मेडिकल एक्सपेंसेस चल रहे हैं, उसके लिए रिस्क लेना उसके परिवार की स्टेबिलिटी खतरे में डाल सकता है। मतलब दोनों के लिए फाइनेंशियल लॉजिक अलग है। मॉर्गन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, स्टॉक मार्केट में हमेशा एक ही टाइम पर बायर्स और सेलर्स होते हैं। मतलब जब आप एक स्टॉक खरीद रहे होते हो, तो कोई उसी वक्त वो स्टॉक बेच भी रहा होता है। अब सवाल है कि स्टॉक खरीदना ही सही होता तो सेलर पागल है क्या? और अगर बेचना ही सही होता तो बायर बेवकूफ है क्या? नहीं, दोनों अपने अपने एंगल से सही होते हैं। हो सकता है बायर का होराइजन 20 साल का हो और सेलर को पैसे की जरूरत कल ही हो। मतलब दोनों अपने अपने सिचुएशन में रीजनेबल डिसीजन ले रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट हमें दिखाता है कि यू एंड मी एक ही चीज को अलग नजरिए से देखते हैं और दोनों का डिसीजन वैलिड है। अब थोड़ा और गहराई में सोचिए। हम अक्सर फाइनेंशियल न्यूज में देखते हैं कि कोई स्टॉक एक्सपर्ट बोल रहा है कि ये स्टॉक खरीद लो, लॉन्ग टर्म में धमाका करेगा, और कुछ दिनों बाद दूसरा स्टॉक बोलता है कि ये स्टॉक रिस्की है, बेच दो। अब आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि सच क्या है। लेकिन सच ये है कि दोनों अपने अपने क्लाइंट्स के लिए सही एडवाइस दे रहे होते हैं। अगर क्लाइंट एक रिटायरी है तो बेचना उसके लिए सेफ है। अगर क्लाइंट एक यंग इन्वेस्टर है तो खरीदना उसके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। मतलब एडवाइस हमेशा रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट नहीं। दोस्तों, इस चैप्टर का एक और बढ़िया लेसन है, अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझना सबसे पहला स्टेप है। अगर आप अपनी लाइफ में क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, आपका टाइम होराइजन क्या है, आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, तभी आप सही डिसीजन ले सकते हो।
अगर आप बस दूसरों को कॉपी करते रहोगे तो आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी ने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा रिस्की टेक स्टॉक्स में लगा दिया, क्योंकि उसके दोस्त ने बोला था कि यहां से पैसा डबल होगा। लेकिन उसके पास अपनी बेटी की शादी के लिए सिर्फ 3 साल का टाइम था। जब मार्केट गिर गया तो उसके पास न पैसा बचा न टाइम। यहां प्रॉब्लम ये नहीं थी कि स्टॉक खराब था, प्रॉब्लम ये थी कि उसने अपनी जरूरत और अपने टाइमलाइन को इग्नोर किया। मतलब उसने अपने सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन नहीं लिया, दूसरे को फॉलो किया। और इसी वजह से मॉर्गन कहते हैं, नेवर जज योर फाइनेंशियल डिसीजंस बाय लुकिंग एट अदर्स, जज देम बाय आस्किंग, डज दिस डिसीजन फिट माई लाइफ। आप देखो, फाइनेंशियल वर्ल्ड में सब अलग अलग गेम खेल रहे हैं। कोई रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, कोई अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, कोई सिर्फ थ्रिल के लिए। अगर आप अपना गेम छोड़कर दूसरे का गेम कॉपी करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और हार जाओगे। दोस्तों, इस चैप्टर का एसेंस बहुत सिंपल है। आप अपना गेम खेलो, दूसरों को देखकर डिस्टर्ब मत हो। हर इंसान के रूल्स अलग होते हैं। अगर आप समझ जाते हो कि मेरा गेम अलग है, मेरा प्लान अलग है, तो आपको पीस भी मिलेगी और सक्सेस भी। सो अगली बार जब आपको लगे कि मेरा दोस्त तो इतना कमा रहा है, मुझे भी वैसे ही करना चाहिए, तो एक सेकंड रुककर सोचिए, क्या मेरी लाइफ और उसकी लाइफ एक जैसी है? क्या हम दोनों के गोल्स एक ही हैं? अगर जवाब ना है तो आपको तुरंत क्लैरिटी मिल जाएगी। और दोस्तों, वही क्लैरिटी ही फाइनेंशियल वर्ल्ड का सबसे बड़ा असेट है। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि लोग अक्सर नेगेटिव बातों को पॉजिटिव बातों से ज्यादा सीरियसली लेते हैं। अगर कोई आपको कहे कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स डबल हो जाएंगे तो शायद आप थोड़ा डाउट करोगे, लेकिन अगर कोई कहे कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स डूब जाएंगे तो आप तुरंत टेंशन में आ जाते हो। यही है पेसिमिज्म का चार्म, या फिर जैसा मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। इंसान की सोच में एक नेचुरल बायस होता है जो हमेशा नेगेटिव न्यूज को ज्यादा वेटेज देता है। ये बायस एवोल्यूशनरी है। हमारे एंसेस्टर्स जंगल में रहते थे जहां एक गलती उनकी जान ले सकती थी। अगर किसी ने बोला कि वो झाड़ी में शेर है और वो गलत भी निकला तो भी सेफ थे, लेकिन अगर उस वार्निंग को इग्नोर किया और सच में शेर निकल आया तो मौत पक्की थी। इसलिए सर्वाइवल के लिए इंसान ने पेसिमिज्म को सीरियसली लेना सीखा। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में शेर तो नहीं है, लेकिन हमारी ब्रेन्स अभी भी वैसे ही वायर्ड है। इसलिए जब भी हम फाइनेंशियल न्यूज़ में सुनते हैं कि मार्केट क्रैश होगा, रिसेशन आ रहा है या फिर ये कंपनी डूबने वाली है, तो हम तुरंत उसे बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है कि नेगेटिव बात इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। लेकिन यही प्रॉब्लम है, अगर आप हमेशा पेसिमिज्म के इन्फ्लुएंस में डिसीजंस लोगे तो आप कभी भी रिस्क नहीं लोगे, और बिना रिस्क के पैसा बढ़ना मुश्किल है। मॉर्गन एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देते हैं। वो कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म अक्सर बोरिंग लगता है। ऑप्टिमिज्म कहती है कि थिंग्स विल ग्रेजुअली गेट बेटर, लेकिन पेसिमिज्म ड्रामेटिक लगता है, सब बर्बाद हो जाएगा, और लोग ड्रामा सुनना पसंद करते हैं। सोचिए, न्यूज़ चैनल्स को ही देख लो। अगर एक चैनल बोले कि इकोनॉमी स्टेडीली इंप्रूव कर रही है तो शायद ज़्यादा व्यूज़ ना आए, लेकिन अगर कोई बोले कि अगले महीने बड़ी मंदी आने वाली है, जॉब्स खत्म हो जाएंगी, तो तुरंत टीआरपी बढ़ जाता है, क्योंकि फियर हमेशा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री देखो। अगर आप पिछले 100 साल का चार्ट देखोगे तो मार्केट लगातार ऊपर गया है, लॉन्ग टर्म में हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन बीच में हर कुछ साल में गिरावट भी आई है, और लोग अक्सर उन्हीं क्रैशेस को याद रखते हैं। मतलब 2008 का क्राइसिस सबके दिमाग में क्लियर है, लेकिन उसके बाद जो मैसिव ग्रोथ हुई उसे लोग इग्नोर कर देते हैं। पेसिमिज्म का एक और चार्म है, वो इंटेलिजेंट लगता है। जब कोई पॉजिटिव बात करता है तो लगता है कि ये इंसान बस होपफुल है, लेकिन जब कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन करता है तो लगता है कि वाह, कितना स्मार्ट एनालिसिस है। मतलब नेगेटिविटी को हम डेप्थ समझ लेते हैं। मॉर्गन एक सिंपल लाइन में कहते हैं, ऑप्टिमिज्म साउंड्स लाइक अ सेल्स पिच, पेसिमिज्म साउंड्स लाइक समवन ट्राइंग टू हेल्प यू। मतलब जब कोई ऑप्टिमिस्टिक होता है तो लगता है कि वो कुछ बेचना चाहता है, और जब कोई पेसिमिस्टिक होता है तो लगता है कि वो हमें डेंजर से बचा रहा है। अब सोचो, एक इन्वेस्टर को हर दिन दो तरह की न्यूज़ मिलती है। एक तरफ कोई कहता है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी हमेशा ग्रो करेगी, दूसरी तरफ कोई कहता है कि मार्केट अभी गिरने वाला है, पैसा निकाल लो। इन्वेस्टर नेचुरली पेसिमिस्टिक वाले को ज्यादा सीरियसली लेता है, क्योंकि लॉस का डर हमेशा प्रॉफिट के एक्साइटमेंट से बड़ा होता है। लेकिन अगर आप हर पेसिमिस्टिक प्रेडिक्शन पर रिएक्ट करने लगोगे तो आप कभी मार्केट में टिक नहीं पाओगे। आप बार बार पैनिक सेलिंग करोगे और लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिस कर दोगे। एक छोटा एग्जाम्पल लो, 2010 में एक बंदा 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। बीच में 2011, 2015, 2020 में मार्केट गिरता है। हर बार अगर वो पैनिक में अपना पैसा निकाल लेता तो आज उसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वो बस इन्वेस्ट करके छोड़ देता तो आज उसका पैसा 5 से 6 लाख से ज्यादा होता। मतलब पेसिमिज्म शॉर्ट टर्म में लॉजिकल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिज्म हमेशा जीतता है। मॉर्गन कहते हैं कि प्रोग्रेस स्लो होती है, लेकिन सेटबैक्स क्विक और ड्रामेटिक होते हैं।
मतलब एक बिल्डिंग बनाने में साल लगते हैं, गिरने में सिर्फ कुछ सेकंड्स। इसी वजह से लोग डिस्ट्रैक्शन को ग्रोथ से ज्यादा नोटिस करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ हो नहीं रही। ग्रोथ साइलेंट और ग्रेजुअल होती है, लेकिन पावरफुल होती है। एक और एग्जाम्पल सोचो। एक फैमिली अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए 15 साल तक सेविंग्स करती है। ये प्रोग्रेस है, लेकिन बोरिंग है। लेकिन अगर एक साल में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए और उनका पैसा हाफ हो जाए, तो वो इंसिडेंट ड्रामेटिक है और वही लोग याद रखते हैं। मतलब पेसिमिज्म हमेशा ज्यादा विजिबल लगता है। दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या है? मॉर्गन कहते हैं कि हमें पेसिमिज्म को समझना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे डोमिनेट भी नहीं होने देना चाहिए। मतलब शॉर्ट टर्म में पेसिमिज्म रियल होता है। हाँ, मार्केट कभी कभी गिरता है, हाँ रिसेशन भी आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिज्म हमेशा जीतता है, क्योंकि ह्यूमन क्रिएटिविटी और प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लो, तो अपना फोकस लॉन्ग टर्म पर रखो। अगर आप बस हर शॉर्ट टर्म पेसिमिस्टिक न्यूज़ को सुनकर रिएक्ट करोगे, तो आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। एक लाइन में मॉर्गन कहते हैं, सेव लाइक अ पेसिमिस्ट, इन्वेस्ट लाइक एन ऑप्टिमिस्ट। मतलब अपनी सेविंग्स में कॉशियस रहो, इमरजेंसी फंड्स रखो, वर्स्ट केस के लिए रेडी रहो। लेकिन जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात आए, तो ऑप्टिमिज्म रखो, क्योंकि हिस्ट्री प्रूफ है कि ह्यूमन प्रोग्रेस हमेशा फ्यूचर को बेटर बनाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको कोई कहे कि मार्केट गिरने वाला है, सब खत्म हो जाएगा, तो घबराओ मत। समझो कि पेसिमिज्म सेडक्टिव है, वो इंटेलिजेंट लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिज्म ही आपको वेल्थ देगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि शॉर्ट टर्म पेसिमिज्म और लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म का बैलेंस बनाकर चलो। यही फाइनेंशियल विजडम है। दोस्तों, इंसान की एक इंटरेस्टिंग क्वालिटी है, जब हम डेस्परेट होते हैं या अनसर्टेनिटी में होते हैं, तो हम कुछ भी बिलीव कर लेते हैं। नॉर्मली हम लॉजिकल सोच रखते हैं, डाउट्स करते हैं, प्रूफ्स मांगते हैं। लेकिन जब बात हमारे इमोशंस की होती है, खासकर पैसों और फ्यूचर की, तो हम इरैशनल हो जाते हैं। मॉर्गन हाउसल इसी साइकोलॉजी को समझाते हैं और कहते हैं कि अनसर्टेनिटी के टाइम पर लोग कोई भी स्टोरी बिलीव करने लगते हैं जो उन्हें कंफर्ट दे, चाहे वो सच हो या नहीं। सोचिए, जब स्टॉक मार्केट बूम कर रहा हो और हर तरफ लोग पैसा कमा रहे हों, तो आम इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है, मैं क्यों पीछे रह गया? उस वक्त अगर कोई एक्सपर्ट आकर कह दे कि ये नई टेक्नोलॉजी दुनिया बदल देगी, अभी इन्वेस्ट करो, तो लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो स्टोरी उनके इमोशंस को फीड करती है, ग्रीड को, फियर ऑफ मिसिंग आउट को। मॉर्गन एक क्लियर बात कहते हैं, लोग फैक्ट्स पर डिसीजंस कम लेते हैं और स्टोरीज पर ज्यादा। मतलब जब तक आपको एक स्टोरी इमोशनली अपील करती है, आप उसे बिलीव करने लगते हो, चाहे वो हाफ ट्रूथ ही क्यों ना हो। हिस्ट्री में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मिलते हैं। 1990s के .com बबल को ही देख लो। लोगों को लगा कि इंटरनेट आया है तो अब सब कंपनीज बिलियनियर बन जाएंगी। हर स्टार्टअप के शेयर्स स्काईरॉकेट हो गए। बिना प्रॉफिट, बिना रेवेन्यू वाली कंपनीज भी लोगों को ड्रीम बेच रही थी कि फ्यूचर हमारा है। लोगों ने वो स्टोरी बिलीव कर ली और मिलियंस इन्वेस्ट कर दिए। जब बबल फटा तो सबके सपने टूट गए। सेम 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ। हाउसिंग मार्केट के अराउंड एक ऐसी स्टोरी बनाई गई कि घर की प्राइसेस कभी गिर नहीं सकती और लोगों ने बिना सोचे समझे घर खरीदे, बैंक्स ने रिस्की लोन्स दिए। सब बिलीव कर बैठे क्योंकि स्टोरी कंफर्टिंग थी, और जब सच सामने आया तो इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। यही प्रॉब्लम है दोस्तों, हम रैशनल कम और इमोशनल ज्यादा होते हैं। जब एनवायरनमेंट अनसर्टेन हो, फ्यूचर क्लियर ना हो, तो हम एक सॉलिड स्टोरी के पीछे भाग जाते हैं जो हमें सिक्योरिटी फील कराती है। अब सोचो, स्टॉक मार्केट में हर दिन कुछ ना कुछ प्रिडिक्शंस आती हैं। मार्केट डबल हो जाएगा, ये स्टॉक रॉकेट बनेगा, अभी रिसेशन आने वाला है। रियलिटी ये है कि कोई भी एग्जैक्ट फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम फिर भी इन्हें बिलीव कर लेते हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी टॉलरेट करना मुश्किल है। हम सर्टेनिटी चाहते हैं, और जो भी बंदा हमें सर्टेनिटी का इल्यूजन देता है, हमें वो एक्सपर्ट लगने लगता है। मॉर्गन कहते हैं कि ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप एक पेशेंट हो और डॉक्टर कहे कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता आपको क्या बीमारी है, तो आपको गुस्सा आएगा। आप चाहोगे कि डॉक्टर कॉन्फिडेंटली बोले कि ये प्रॉब्लम है और ये दवा ले लो। सेम फाइनेंस में होता है। अगर कोई एनालिस्ट बोले कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, पेशेंस रखो, तो वो बोरिंग लगता है। लेकिन अगर कोई कॉन्फिडेंटली बोले कि अगले 6 महीने में मार्केट 30% बढ़ेगा, तो वो ज्यादा कन्विंसिंग लगता है और लोग उसके पीछे भाग जाते हैं। दोस्तों, इस इल्यूजन का सबसे बड़ा विक्टिम आम इन्वेस्टर ही बनता है, क्योंकि प्रोफेशनल लोग तो थोड़ा कॉशियस होते हैं,
लेकिन आम आदमी सर्टेनिटी की भूख में किसी भी स्टोरी को एक्सेप्ट कर लेता है और इसी वजह से स्कैम्स, बबल्स और लॉसेस होते रहते हैं। मॉर्गन एक और सटल पॉइंट उठाते हैं। हम जो बिलीव करते हैं वो सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग पर नहीं होता, बल्कि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप रिसेशन में बड़े हुए हो तो आपको हमेशा लगेगा कि मार्केट डेंजरस है। अगर आप बुल रन के टाइम इन्वेस्ट करना शुरू किया तो आपको लगेगा कि मार्केट इजी मनी है। मतलब हम फैक्ट्स नहीं, अपने एक्सपीरियंस और इमोशंस के बेस पर बिलीव बनाते हैं, और जब बिलीव बन गया तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। चाहे सामने एविडेंस हो तब भी हम अपनी स्टोरी पकड़ के बैठे रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ फाइनेंशियल बिलीफ नहीं है, वो हमारे आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मॉर्गन कहते हैं कि हमें अपनी इस वीकनेस को एक्सेप्ट करना होगा। हमें समझना होगा कि जब भी कोई स्टोरी हमें ज्यादा कंफर्टिंग लग रही है तो शायद वो डेंजरस है, क्योंकि रियल फाइनेंस बोरिंग है। डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर कोई चीज बहुत एक्साइटिंग लग रही है तो वहां रिस्क भी उतना ही बड़ा है। एक और जरूरी बात, अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना सीखो, क्योंकि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है और कोई भी बंदा एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट कर रहा है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या अपने गेस को ओवर एस्टिमेट कर रहा है। मॉर्गन कहते हैं कि अनसर्टेनिटी इज द कॉस्ट ऑफ प्रोग्रेस। मतलब अगर आपको ग्रोथ चाहिए, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको अनसर्टेनिटी के साथ जीना सीखना होगा। और अगर आप उस अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए कंफर्टिंग स्टोरीज में फंस जाते हो तो आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम रिस्क में डाल देते हो। सो दोस्तों, इस चैप्टर का एसेंस सिंपल है। जब आप डेस्परेट हो या अनसर्टेन फील कर रहे हो तब सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी होती है। आप कुछ भी बिलीव कर लेते हो और इसी वक्त आपको सबसे ज्यादा अलर्ट रहना है। अपने डिसीजंस को इमोशंस के बेस पर मत लो, अपने बिलीफ को बार बार चैलेंज करो और पेशेंस रखो, क्योंकि असली फाइनेंशियल विजडम सर्टेनिटी ढूंढने में नहीं है, बल्कि अनसर्टेनिटी के साथ जीना सीखने में है। दोस्तों, अब तक हमने इस किताब के थ्रू अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, आइडियाज और साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स देखे हैं जो मनी के साथ इंसान के रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। चैप्टर 19 में मॉर्गन हाउसेल इन सबको एक जगह जोड़कर एक होलिस्टिक व्यू देते हैं, जैसे पजल के टुकड़े अब कंप्लीट पिक्चर बना रहे हो। और ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि पैसा सिर्फ नंबर्स के गेम नहीं है, बल्कि इंसान के बिहेवियर, पेशेंस और माइंडसेट का नतीजा है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि मनी के साथ सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना एक आर्ट है, साइंस नहीं। साइंस हमेशा क्लियर फॉर्मूलाज देता है, एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस देता है, लेकिन पैसा और इन्वेस्टिंग में कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। यहाँ अनसर्टेनिटी है, इमोशंस हैं और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस हैं। इसलिए जो चीज़ एक इंसान के लिए काम करेगी, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी वैसे ही काम करे। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा बनाने की जर्नी को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों को बैलेंस करना होता है: पेशेंस, रिस्क और एक्सपेक्टेशंस। ये तीनों एक साइकिल की तरह काम करते हैं। अगर पेशेंस नहीं होगा तो आप शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में पैनिक कर जाओगे। अगर रिस्क टॉलरेट नहीं कर पाओगे तो आप ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे। और अगर एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक होंगे तो आप हमेशा डिससैटिस्फाइड होगे, चाहे कितना भी कमा लो। इस चैप्टर में मॉर्गन कुछ की लेसन्स रिकैप करते हैं जो पूरी किताब में बिखरे हुए थे। वो कहते हैं कि वेल्थ क्रिएट करना और वेल्थ को रिटेन करना 2 अलग चीजें हैं। पैसा बनाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, डेयरिंग होना पड़ता है, कभी कभी लक भी चाहिए होती है। लेकिन पैसा बचाने के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए, फियर चाहिए और ये समझना पड़ता है कि टुमारो मे नॉट लुक लाइक टुडे। मतलब अगर आपने सिर्फ रिस्क लिया और सेविंग्स इग्नोर की तो आप वल्नरेबल हो जाओगे, और अगर आपने सिर्फ बचाया और कभी रिस्क नहीं लिया तो ग्रोथ मिस कर दोगे। बैलेंस ही सब कुछ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मॉर्गन हाईलाइट करते हैं वो है इंडिपेंडेंस। पैसा का असली मकसद सिर्फ लग्जरी खरीदना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ पर कंट्रोल पाना है। मतलब आपको अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है, किसके साथ करना है, ये डिसाइड करने की फ्रीडम ही सबसे बड़ी वेल्थ है। इसलिए हमेशा वेल्थ को सिर्फ बैंक बैलेंस में मत नापना, बल्कि उस फ्रीडम में नापना जो वो आपको देता है। दोस्तों, एक पॉइंट जो बार बार रिपीट होता है वो है लॉन्ग टर्म सोचना। मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो आपको ग्रोथ गारंटीड मिलेगी, क्योंकि हिस्ट्री ने बार बार यही दिखाया है। लेकिन पेशेंस रेयर है, ज़्यादा लोग तुरंत रिजल्ट्स चाहते हैं, इसलिए वो बार बार गलती करते हैं। और पेशेंस के साथ साथ एक और क्वालिटी ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी।
लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। आपने एक प्लान बनाया हो लेकिन सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए तो उस प्लान को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप रिजिड होगे तो टूटेंगे, अगर फ्लेक्सिबल होगे तो अडाप्ट करके सर्वाइव कर जाओगे। फाइनेंशियल प्लानिंग भी वैसे ही है। एक डायरेक्शन रखना जरूरी है लेकिन हर कंडीशन में सेम स्ट्रैटेजी चिपका रहना जरूरी नहीं। इस चैप्टर में एक और बड़ा इंसाइट है, किसी और की जर्नी से अपनी जर्नी कंपेयर मत करो, क्योंकि हर इंसान का बैकग्राउंड, लक, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और गोल्स अलग होते हैं। आपको लगता है कि आपके दोस्त ने एक स्टॉक से ओवरनाइट पैसा कमा लिया तो आप भी उसके पीछे भाग जाते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि उसने कितना रिस्क लिया, उसके सर्कमस्टांसेस क्या थे। कंपैरिजन बस फ्रस्ट्रेशन लाता है, क्लैरिटी नहीं। अपने फाइनेंशियल डिसीजंस अपनी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में लो। अब बात करते हैं ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म के बैलेंस की। मॉर्गन कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन प्रोग्रेस हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा पेसिमिज्म भी जरूरी है, ताकि आप शॉक्स के लिए प्रिपेयर्ड रहो। मतलब सेव लाइक अ पेसिमिस्ट, इन्वेस्ट लाइक एन ऑप्टिमिस्ट। यही बैलेंस्ड अप्रोच है जो आपको स्टेबल रखेगी। एक और जरूरी बात, पैसा के साथ सक्सेस का मतलब हमेशा ज्यादा कमाना नहीं होता। सक्सेस का मतलब है कि आप अपने गोल्स अचीव कर पाओ बिना अननेसेसरी स्ट्रेस के। अगर आप एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हो तो आपको करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं। अगर आप लग्जरी लाइफ चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब पैसा के मकसद को डिफाइन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसे कमाना। मॉर्गन एक बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कहते हैं, दुनिया में नॉलेज की कमी नहीं है। फाइनेंशियल बुक्स, एडवाइजर्स, डेटा सब अवेलेबल है। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, बिहेवियर की है। मतलब आपको पता है कि बाय लो सेल हाई करना चाहिए, आपको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बेस्ट है, लेकिन फिर भी आप पैनिक में गलती करते हो, क्योंकि आपके डिसीजंस दिमाग से नहीं दिन से निकलते हैं। और इसी वजह से फाइनेंशियल सक्सेस का असली फॉर्मूला है कंट्रोल योर बिहेवियर, नॉट जस्ट योर नॉलेज। दोस्तों, चैप्टर 19 का एसेंस यही है कि पैसा एक साइकोलॉजी का गेम है। अगर आप अपने इमोशंस को समझ गए, अपने पेशेंस और डिसिप्लिन को कंट्रोल कर गए, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, चाहे आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज ना भी हो। और अगर आप इमोशंस में बह गए तो कितनी भी नॉलेज होने पर भी आप फेल कर जाओगे। तो अब तक के लेसन्स को एक जगह रखें तो हमें ये मिलता है, पैसा बनाने के लिए रिस्क लो, पैसा बचाने के लिए ह्यूमिलिटी रखो। इंडिपेंडेंस सबसे बड़ी वेल्थ है। लॉन्ग टर्म फोकस रखो, शॉर्ट टर्म नॉइज इग्नोर करो। अपने गोल्स डिफाइन करो और उनके हिसाब से प्लान बनाओ। कंपैरिजन अवॉइड करो, अपनी जर्नी अपने कॉन्टेक्स्ट में समझो। ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म का बैलेंस रखो। नॉलेज के साथ बिहेवियर कंट्रोल करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा एक टूल है, जिंदगी का पर्पस नहीं। उसे अपने लिए एक ऐसी लाइफ बनाने के लिए इस्तेमाल करो जिसमें आपको सुकून मिले, फ्रीडम मिले और अपने टाइम को अपने हिसाब से जी सको। दोस्तों, किताब के फाइनल चैप्टर में मॉर्गन हाउसल एक नया एंगल देते हैं। ये चैप्टर बाकी सबसे थोड़ा पर्सनल है, क्योंकि इसमें वो अपनी सोच, अपनी एक्सपीरियंसेस और अपने चॉइसेस के बारे में ओपनली बात करते हैं। इसलिए इसका नाम है कन्फेशंस। ये एक तरह से उनकी अपनी फाइनेंशियल फिलॉसफी का समरी भी है, जो हमें दिखाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पैसा के साथ कैसे रिलेशन बनाया। मॉर्गन सबसे पहले ये कन्फेस करते हैं कि उनकी अपनी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं है। वो कहते हैं कि उनकी इन्वेस्टिंग चॉइसेस कभी टेक्स्ट बुक स्टाइल नहीं होती। मतलब अगर आप उनकी पोर्टफोलियो देखो तो हो सकता है आपको लगे कि ये प्रोफेशनल इन्वेस्टर की तरह नहीं इन्वेस्ट करते। लेकिन यही पॉइंट है, उन्होंने अपना फाइनेंशियल प्लान अपनी लाइफ के गोल्स के हिसाब से बनाया है, किसी और के टेम्पलेट के हिसाब से नहीं। वो कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा गोल है इंडिपेंडेंस। मतलब उन्हें इतना पैसा चाहिए जिससे वो अपना टाइम अपने हिसाब से स्पेंड कर सकें। उन्हें कोई एक्स्ट्रा लग्जरी की भूख नहीं है, ना ही वर्ल्ड्स रिचेस्ट बनने का सपना है। उनके लिए सक्सेस का मतलब है कि वो सुबह उठकर डिसाइड कर सके कि आज क्या करना है, किसके साथ करना है और अपना वक्त कैसे गुजारना है। यही उनके लिए रियल वेल्थ है। मॉर्गन एक और कन्फेशन करते हैं। वो अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस में थोड़ा कंजर्वेटिव हैं। मतलब वो रिस्की बेट्स लेने से बचना पसंद करते हैं। उन्हें पता है कि रिस्की बेट्स कभी ह्यूज प्रॉफिट भी दे सकती हैं, लेकिन उन्हें रिस्क के वजह से स्लीपलेस नाइट्स चाहिए ही नहीं। वो कहते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स इस तरह से रखते हैं जिससे वो फाइनेंशियली सिक्योर रहें, चाहे इकोनॉमी में कुछ भी हो। मतलब उनका फोकस ज़्यादा रिटर्न पाने पर नहीं, बल्कि अपना फ्यूचर सेफ बनाने पर है। वो ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि इसका मतलब है कि कभी कभी वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं, लेकिन उन्हें इससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा कंफर्ट ये है कि उन्हें अपने फैमिली के साथ पीस ऑफ माइंड मिले, फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो। और अगर उसके लिए कुछ पोटेंशियल हाई रिटर्न सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं तो वो खुशी खुशी करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन छुपा है। हम अक्सर फाइनेंस में बेस्ट स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, जैसे कोई एक फॉर्मूला हो जो सबके लिए काम करे। लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंसान की गोल्स, नीड्स और फियर्स अलग होते हैं। जो एक इंसान के लिए बेस्ट है वो दूसरे के लिए डिजास्टर हो सकता है। इसलिए अपना फाइनेंशियल प्लान अपनी जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में बनाओ, ना कि किसी और के एग्जाम्पल के हिसाब से। मॉर्गन कहते हैं कि वो अपनी सेविंग्स को एग्रेसिवली प्रायोरिटाइज करते हैं।
मतलब वो ज़्यादा पैसा स्पेंड करने के बजाय सेव करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके लिए सेविंग सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है बल्कि एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है। सेविंग उन्हें ऑप्शंस देती है, उन्हें इंडिपेंडेंस देती है। अगर फ्यूचर अनसर्टेन है तो ज़्यादा सेविंग्स हमेशा एक शील्ड का काम करती है। एक और कन्फेशन वो करते हैं कि उन्हें स्टॉक मार्केट के हर छोटे फ्लक्चुएशन में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब वो डेली अप्स एंड डाउन्स देखकर अपने डिसीजंस नहीं बनाते। उनका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म पर है। उनके लिए पेशेंस और टाइम सबसे बड़ी पावर है। वो कहते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म के नॉइज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और अपना प्लान लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करते हो तो आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाओगे। मॉर्गन एक बहुत ऑनेस्ट बात कहते हैं। उन्हें भी फ्यूचर का पता नहीं है। मतलब वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगला क्रैश कब आएगा, अगला बूम कब होगा। लेकिन वो इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं और अपना प्लान इस तरह बनाते हैं जिससे अनसर्टेनिटी के बावजूद वो सेफ रहें। यानी वो अपने आप को प्रेडिक्ट करने वाले एक्सपर्ट के रूप में नहीं दिखाते बल्कि एक डिसिप्लिन्ड सेवर और कॉशियस इन्वेस्टर के रूप में दिखाते हैं। उनके कन्फेशंस में एक और एंगल है। वो कहते हैं कि वो अपने लिए पैसा सिर्फ अपनी कंफर्ट और फैमिली की सिक्योरिटी के लिए चाहते हैं। उन्हें कोई कंपटीशन नहीं है कि दूसरे से ज़्यादा अर्न करना है या अपनी वेल्थ फ्लॉन्ट करनी है। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को दूसरों से कंपेयर करते हो तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा। सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब आप अपना गोल क्लियर कर लोगे और अपनी जर्नी उसके हिसाब से अलाइन कर लोगे। मॉर्गन अपनी पर्सनल लाइफ के थ्रू एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अपना घर भी कंजर्वेटिव तरीके से लिया, ज़्यादा लोन नहीं लिया। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल अपने अर्निंग्स के हिसाब से सिंपल रखी, क्योंकि वो हमेशा एक चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, अपना स्ट्रेस कम रखना। चाहे आप कितना भी कमा लो, अगर आपको रोज़ पैसे के लिए टेंशन हो रही है तो उस वेल्थ का क्या फ़ायदा। दोस्तों, ये चैप्टर एक तरह से एक रिमाइंडर है कि पैसा एक पर्सनल चीज़ है। हर किसी का उसके साथ अपना रिलेशनशिप है और कोई भी स्ट्रैटेजी यूनिवर्सली परफेक्ट नहीं होती। जो मॉर्गन के लिए काम करता है वो आपके लिए शायद ना करे। इसलिए उनके कन्फेशंस को एक गाइड की तरह देखो, ना कि एक रूल बुक की तरह। किताब के इस फाइनल नोट में वो हमें एक बड़ा मैसेज देते हैं कि पैसे के साथ गेम जीतने का मतलब हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पाना नहीं है, बल्कि अपने लिए इनफ पाना है। आपको अपने लिए डिफाइन करना होगा कि इनफ का मतलब क्या है। अगर आपको बस अपनी नीड्स कंफर्टेबली पूरी करनी है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है और अपना टाइम फ्रीडम एंजॉय करना है, तो वही आपके लिए वेल्थ है। और अगर आप हमेशा ज़्यादा चाहते रहोगे बिना रुके, तो आप कभी पीस फील नहीं कर पाओगे। इसलिए मॉर्गन की कन्फेशन एक तरह से एक ट्रुथ रिवील करती है कि फाइनेंशियल सक्सेस की की नंबर्स में नहीं बल्कि सैटिस्फैक्शन में है। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का प्लान इस तरह बनाया है जिसमें उन्हें अपने गोल्स के लिए इनफ वेल्थ मिलती रहे और वो अपने टाइम और फैमिली के साथ अपना लाइफ एंजॉय कर सकें। यही उनके लिए अल्टीमेट सक्सेस है। दोस्तों, ये था द साइकोलॉजी ऑफ मनी की हिंदी समरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बुक और इसके अंदर छुपे लेसन्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक नरेशन वैल्यूएबल लगा तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। आपके एक शेयर से किसी और की फाइनेंशियल सोच भी बदल सकती है। और हाँ, अगर आपको ऐसी और एंगेजिंग और कॉपीराइट सेफ ऑडियो बुक समरी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि अगली वीडियोस आप मिस ना करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी क्वालिटी कंटेंट लाते रहें। मिलते हैं अगले बुक समरी में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।